वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में फिर जिन लोगों ने ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन करते रहेंगे। क्या ख्याल है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, आज देखते हैं ज़रा हीलियम 10 को। और सबको नज़र आ रही होगी स्क्रीन मेरे ख्याल में। अगर किसी को नहीं भी आ रही तो फिर वो कमेंट्स में बता दे, फिर उसको देख लेंगे कि क्या वजह है। अच्छा जी, अब होता यह है कि आपको कोई भी प्रोडक्ट है, वो आपका अपना प्रोडक्ट है या आपके क्लाइंट का प्रोडक्ट है, और आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, तो सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ पे करता चलूँ कि आज हमने एक पोस्ट जो है वो ग्रुप पे डाली थी, जिसमें हमने टॉप कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो थे उसमें जितने फैक्टर्स जो हैं वो कीवर्ड से रिलेट करते हैं, वो हमने देखे थे। ये हमारे सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर है। हमने देखा था कि इसके अंदर क्वेरी काउंट, फ्रेज डॉक स्कोर और लेंथ नॉर्मलाइज टर्म डॉक, ये तीन जो फैक्टर्स हैं रैंकिंग के, ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं कीवर्ड रिसर्च के साथ। अच्छा, अब एक बात यहाँ करना और बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि अली सुफियान ने भी एक दो दिन पहले यहाँ पे मेरी नज़र से एक पोस्ट गुजरी थी, और कुछ अली सुफियान ने टर्म्स थी जिसकी डेफिनेशंस अली सुफियान जानना चाहते थे। उसमें एक टर्म थी रीफॉर्मुलेटेड क्वेरी की। रीफॉर्मुलेटेड क्वेरी जो लोग गूगल पे काम कर चुके हैं या जो प्रोग्रामिंग पढ़ते रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से इस बात का पता होगा कि कोई भी क्वेरी जो होती है, सर्च जिसे कहते हैं, वो एक ओरिजिनल फॉर्म की होती है। और अगर उसमें कोई मॉडिफायर ऐड कर दिया जाए, मॉडिफायर से क्या मुराद है कि उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए, या तो सर्च को, जिस सर्च टर्म को आप यूज़ कर रहे हो, या मॉडिफाई किया जाए या रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाए या रीअरेंज किया जाए, तो वो क्वेरी की रीफॉर्मुलेशन कहलाती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉज़ लेने के लिए आया और उसने पहले सर्च किया स्ट्रॉज़, तो जब वो उसके साथ एक मॉडिफायर ये स्टेनलेस स्टील का ऐड करेगा, तो जो क्वेरी नई फॉर्म होगी वो रीफॉर्मुलेटेड क्वेरी कहलाएगी। फ़ाद हर सेक्शन जो है वो रिकॉर्डेड होता है और यहाँ पे मौजूद होता है, ग्रुप पे मौजूद रहता है बाद में भी। अच्छा जी, तो रीफॉर्मुलेशन ऑफ क्वेरी जो है वो क्यों होती है, पहले तो हम इसको ज़रा स्टडी करते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि इसको रीफॉर्मुलेशन को फोकस करना क्यों ज़रूरी है। एक अभी पिछले दिनों गूगल ने पे एक रिसर्च पेपर इशू हुआ था, जिस पे उन्होंने कहा था कि जी ऑल सर्च टर्म्स जो भी कहीं भी सर्च होती हैं इंटरनेट के ऊपर, उसमें 52% ऑफ द टाइम्स, मोर देन हाफ, रीफॉर्मुलेशन ऑफ क्वेरी इज़ इन्वॉल्व्ड।
मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा गूगल पे जाके ई कॉमर्स आउटसेट सर्च करता है और उसने लेकिन देखना होता है ई ओकावा, लेकिन वो पहले सर्च करता है ई कॉमर्स आउटसेट, तो उसको कुछ नहीं मिलता। तो फिर वो जाता है और उसको रीफॉर्मुलेट करता है या मॉडिफाई करता है क्वेरी को, अपनी सर्च टर्म्स को, और लिखता है कि जी ई कॉमर्स आउटसेट ई ओकावा। तो जो रिज़ल्ट आते हैं उसमें भी अगर उसको नहीं मिलता तो वो जाता है ई कॉमर्स आउटसेट वर्चुअल असिस्टेंट्स कोर्स। अगर वो ये सर्च करता है और उसको सामने आ जाते हैं रिज़ल्ट्स, और उसमें हमारा रिज़ल्ट भी सामने होता है, तो वो एक रीफॉर्मुलेटेड क्वेरी की बेस के ऊपर जो है ना उसको सर्च रिज़ल्ट्स मिले जो वो जहाँ तक पहुँचना चाहता था। अब उसे कोर्स मिल गया, अब वो कोर्स के पेज हो सकता है एक से ज़्यादा हों, तो उसके बाद अब वो उसको चाहिए आगे आउटलाइन असल में थी, तो वो इसको एक बार फिर रीमॉडिफाई करता है और वो कहता है ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स आउटलाइन। अब आउटलाइन का एक और मॉडिफायर ऐड करता है। इसने एक बार और रीफॉर्मुलेशन की क्वेरी की, उसके रिज़ल्ट में एक नया रिज़ल्ट आया जिसमें अब उसको पेज जो है वो टॉप पे आ गया जहाँ पे आउटलाइन का मिला हुआ था, सीधा डायरेक्टली उस पेज पे पहुँच गया। अब ये सारी ये जो तीनों हैं, ये चारों जो उसने मॉडिफिकेशंस किए हैं, ये बेसिकली एक कस्टमर या एक बायर या एक सर्चर्स की इंटेंट जो है उसको मॉडिफाई करके एग्जैक्ट उस चीज़ तक लेके जा रही हैं जो उसकी इंटेंट है, जहाँ तक उसने पहुँचना है। तो हम बहुत पहले ये बात डिस्कस यहाँ ग्रुप पे कर चुके हैं कि कस्टमर इंटेंट मैच फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है और वो होती क्या है, ये हम बहुत डिटेल में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। और जो लोग उस पर अभी तक उस कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ नहीं हैं, वो यहाँ ग्रुप के अंदर सर्च करें कस्टमर इंटेंट फ्रीक्वेंसी, तो उनको उसके ऊपर काफ़ी मटेरियल मिल जाएगा। अब एक चीज़ और जो आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है, जो आपकी समझ में होनी चाहिए, वो ये है कि रेलेवेंसी जो है ना, लोग कहते हैं जी BSR इज़ किंग, कोई कहता है जी कीवर्ड इज़ प्रिंस, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। मैं ये कहता हूँ कि रेलेवेंसी इज़ द ट्रू किंग ऑन अमेज़ॉन। अभी आज आप बिल्कुल आपको बड़ा क्लैरिटी से पता चलेगा कि इस बात का मकसद क्या है या इसका मतलब क्या है कि वाई द रेलेवेंसी इज़ द ट्रूएस्ट किंग ऑन अमेज़ॉन। ये BSR कीवर्ड्स ये सारे फंक्शंस हैं रेलेवेंसी के, उसी से निकलते हैं, उसी में से ओरिजिनेट होते हैं। ये सारी इनका जो मदर ऑफ ऑल है वो रेलेवेंसी है। और यही हम आज इसको असर्टन करेंगे कि इसको टारगेट कैसे करते हैं, इसको इंश्योर कैसे करते हैं और इसकी क्यों करना ज़रूरी है, उसके फ़ायदे क्यों कितने हैं हमें। और आज हम ये सिर्फ एक कीवर्ड रिसर्च के ऊपर जो है ना, इसी एक चीज़ के अंदर से ये सारी बातों के सवालों के जवाब जो है ना सब निकाल लेंगे हम, जितने भी हैं जो अब लोगों की क्वेश्चन कन्फ्यूजन उनके माइंड में रही हैं अब तक इस हवाले से, ये रेलेवेंसी के हवाले से, या कीवर्ड की रिसर्च कैसे होती है, या ऑप्टिमाइजेशन की लिस्टिंग की कैसे होती है, और क्या क्या तरीके हैं, फ्रंट एंड पे क्या करना पड़ता है, बैक एंड पे क्या करना, सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है ना आपको इसी एक लेक्चर में, इसी एक लाइव सेशन में मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हमने बात कर ली कि क्वेरी यानी कि जो कस्टमर सर्च करता है और फिर उसको रीफॉर्मुलेट करता है। रीफॉर्मुलेट इसलिए करता है वो कि उसके वो इंटेंट, उसकी जो एग्जैक्ट इंटेंट होती है उस तक पहुंचना चाहता है। और वो जो रीफॉर्मुलेशन क्वेरी है या रीफॉर्मुलेटेड क्वेरी है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को 52% ऑफ ऑल टाइम ऑफ सर्चेज, जो भी किसी भी टॉपिक के ऊपर सर्चेज हो रही हैं तो वो रीफॉर्मुलेट होती है मोर देन हाफ द टाइम्स पूरे इंटरनेट के ऊपर इंक्लूडिंग अमेज़ॉन। तो इसलिए ना रीफॉर्मुलेटेड क्वेरी का जो कॉन्सेप्ट है इसको क्लैरिटी से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसने अल्टीमेटली आपको कन्वर्जन तक लेके जाना है, सेल्स देनी है। इस एक कॉन्सेप्ट ने, रीफॉर्मुलेटेड क्वेरी की सेंस, ये जो एक टॉपिक है या एक जो सब्जेक्ट है, इसने बेसिकली आपको कन्वर्जन्स तक लेके जाना है। तो हमने इसी को समझना है। अब हमने ये तो देख लिया कि जी
ये तीन जगहों के ऊपर जो है ना कीवर्ड्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है रैंकिंग फैक्टर्स के अंदर, जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन के ऊपर खुले हुए हैं कि क्वेरी काउंट फ्रेज डॉक। क्वेरी काउंट फ्रेज डॉक से क्या मुराद है कि जी कितनी एक फ्रेज डॉक बेसिकली एक वो डॉक्यूमेंट है अमेज़ॉन के बैक एंड के ऊपर, उनका इंटरनल डॉक्यूमेंट है एक फ्रेज डॉक, उनका एक टेबल है जिसके अंदर वो डाटा वैल्यू स्टोर करते हैं। वो इंडेक्स्ड की हुई जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी सर्च पेज के फ्रंट एंड पे या बैक एंड के ऊपर, वो सेव करते हैं एक टेबल में। उस टेबल को फ्रेज डॉक बोलते हैं वो। और उसमें जो क्वेरी काउंट यानी कि जितनी क्वेरी सर्चेस, जितनी सर्चेस जो भी ओरिजिनेट हो रही हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जितनी ज़्यादा उन सर्च के जितने ज़्यादा कीवर्ड से वो मैच करेगा उस डॉक्यूमेंट में जो स्टोर वैल्यू होंगी आपकी लिस्ट से रिलेटेड, उतना ज़्यादा आपका क्वेरी काउंट फ्रेज डॉक जो है वो हाई होगा। और उसी वजह से आप सर्चेज और पेज व्यूज़ में विजिबल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ये बात क्लैरिफाई होगी, क्लैरिटी आ गई इस बार क्वेरी काउंट फ्रेज डॉक से क्या मुराद है, या ये फ्रेज डॉक क्या है और ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो कि दूसरा हाई बड़ा फैक्टर है रैंकिंग में, क्वेरी काउंट फ्रेज डॉक। ये समझ आ गई? ज़रा मुझे येस नो कर दें ताकि नहीं भी आई, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको आगे लेके चलेंगे और हमने इसी के अंदर से आज कन्वर्जन तक पहुंचना है। अच्छा, मेरे ख्याल में डिले है कोई, इंटरनेट की स्पीड आप लोगों तक लेट पहुंच रही है। अच्छा चले, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मुझे नो यस नो मिक्सचर नज़र आ रहा है। वो यह है कि जो भी आपके डिटेल पेज यानी कि लिस्टिंग के फ्रंट एंड या बैक एंड के ऊपर जो भी सर्च टर्म्स के लिए आप इंडेक्स होते हैं, कीवर्ड्स डालते हैं, सर्च टर्म्स डालते हैं, वो जब A9 उसको स्क्रैप करता है फर्स्ट टाइम, तो वो क्या करता है उसके अंदर से वो रेलेवेंट कीवर्ड्स निकालता है जिन पे उसने इंडेक्स करना होता है, आपकी लिस्ट को आइडेंटिफाई करता है और उनको एक डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर करता है बैक एंड के अंदर। उसको बोलते हैं फ्रेज डॉक। उस फ्रेज डॉक में जितने ज़्यादा वर्ड्स या कीवर्ड्स या सर्च टर्म्स या इंडिविजुअल टर्म्स जो हैं वो आपकी स्टोर होंगी, उतनी ज़्यादा ही आपकी इंडेक्सिंग ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर आप इंडेक्स होंगे और उतनी ज़्यादा आपकी विजिबिलिटी होगी। अच्छा, अब जब एक कस्टमर आके सर्च करता है, मिसाल के तौर पे उसने स्टेनलेस स्टील को स्ट्रॉ को सर्च किया, तो ये स्टेनलेस स्टील और स्ट्रॉ अगर तीनों उसके अंदर आपके स्टोर हैं तो वो उसे मैच करेगा जाके A9 और कंसिडर करेगा, आपकी लिस्ट को रेलेवेंट समझेगा कि उसको शो करे कस्टमर के सामने। वो अभी बाद में हम उस पर आते हैं कि जी कीवर्ड रैंकिंग क्या होती है। अभी यानी कि उसने कंसिडर किया है इंटरनली A9 ने, क्योंकि उसको तीनों के तीनों कीवर्ड जो हैं या सर्च टर्म्स जो हैं या इंडिविजुअल जो वर्ड्स हैं वो उसको आपकी लिस्टिंग का जो फ्रेज डॉक है उसके अंदर मिल गए हैं। तो अगर आप एक कीवर्ड के ऊपर आपने इंडेक्स ही नहीं हुए होंगे या फ्रेज डॉक में उसका रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो आप कंसिडर ही नहीं होंगे। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि अगर आप पार्शल होंगे या एक आध कोई वर्ड होगा या दो तीन होंगे और ये पूरी तरह से मैच नहीं होगा तो भी आपके चांसेस कम हो जाएंगे। और जितने ज़्यादा किसी ने अब आगे स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉ सर्च किया, किसी ने स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉज सर्च किया, किसी ने स्टेनलेस स्टील ड्रिंकिंग स्ट्रॉज सर्च किया, किसी ने रीयूजेबल स्ट्रॉज इस्तेमाल किया, जितने ज़्यादा क्वेरीज़ का काउंट आपका फ्रेज डॉक कवर करेगा, जितने ज़्यादा कीवर्ड्स पे इंडेक्स होगा, उतना ज़्यादा आपकी पेज की वैल्यू ज़्यादा होगी A9 की नज़र में। एग्जैक्टली जुनेद, यही पॉइंट है कि हमें इंतहाई रेलेवेंट कीवर्ड जो हैं वो अपने फ्रंट एंड और बैक एंड पे यूज़ करने हैं
और उसमें किसी किस्म की कोताही नहीं करनी। और मैं अभी उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम नॉर्मली कैसे कोताही करते हैं। और ये एक जो आज तक आपने कीवर्ड की रिसर्च पढ़ी है उसको उसमें से काफ़ी चीज़ें आपको भी अनलर्न करनी पड़ेंगी आज के सेशन के बाद। अच्छा जी, दील कह रहे हैं इज़ देयर अ मास्टर फ्रेज डॉग एंड देन इंडिविजुअल फ्रेज डॉग एंड द बेटर प्रोडक्ट फ्रेज डॉग मैचेस। एक ही फ्रेज डॉग होता है, उसी के अंदर सब कुछ होता है, वो इंडेक्सिंग का डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है जी, एग्जैक्टली मंसूर ऐसा ही है। अच्छा जी, अब फ्रेज डॉग स्कोर, अब हमें यह पता लग गया कि उसने एक इंडेक्सिंग का एक मास्टर डॉक्यूमेंट बना लिया हमारी लिस्टिंग का फ्रंट एंड और बैक एंड पढ़ के, जिस पे उसने हमें इंडेक्स करने के लिए कंसिडर किया। उसके बाद आगे आता है जी कि फ्रेज डॉग स्कोर, उसकी बेस के ऊपर वो फ्रेज डॉक्यूमेंट को एक स्कोर जो है वो एक एलोकेट करता है 9। जितना स्कोर हाई होगा, फ़र्ज़ करें 1 to 100 है, तो अगर 99 या 100 होगा तो 100 इज़ द हाईएस्ट, कि सबसे रेलेवेंट, सुपर रेलेवेंट, सुपर रेलेवेंट जो पेज है ना वो आपका है। उस पूरी कैटेगरी में रिलेटेड जितने कीवर्ड्स में ज़्यादा आप इंडेक्स हुए होंगे तो उतना बड़ा आपका हाई स्कोर होगा, और उसी बड़े स्कोर की बेस के ऊपर आपकी पॉसिबिलिटी, आप विनर होंगे उस सर्च टर्म में के रिजल्ट्स में शो करने के लिए। सिर्फ फ्रेज डॉग की काउंट के स्कोर की लेवल की बात हो रही है, अभी रैंकिंग की बात नहीं हो रही। उसने ये एक पहला फ़िल्टर लगाया कि जी ये जो कस्टमर ने जो भी सर्च के लिए क्वेरी डाली है इसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर, क्योंकि आपके पास सुपर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट में आपके कीवर्ड थे तो आपका स्कोर क्योंकि सबसे हाईएस्ट है, तो पहले फ़िल्टर में उसने आपको पास कर दिया कि जी हाँ जी ये जो लिस्टिंग है, ये जो पेज डिटेल पेज है, ये सबसे हाईएस्ट उसके ऊपर है, इसको पहले शो करना चाहिए इस बेसिस के ऊपर कि आपका स्कोर सबसे हाई है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं जी, तीसरा हमारे पास है लेंथ नॉर्मलाइज्ड टर्म डॉक। ये लेंथ नॉर्मलाइज्ड टर्म डॉक क्या है? टर्म डॉक है सर्च टर्म का डॉक्यूमेंट। इसको अलहदा रखता है अमेज़ॉन बाकी फ्रंट एंड और बैक एंड से। टर्म्स के लिए, सर्च टर्म्स के लिए एक अलहदा डॉक्यूमेंट बनाया है। उसकी वजह क्या है अलहदा बनाने की? वो इसी लेंथ नॉर्मलाइज्ड टर्म डॉक के अंदर ही उसकी वजह भी मौजूद है कि वो अलहदा क्यों बनाया है। अमेज़ॉन ने ये देखा कि लोग जो है, उसने कहा कि 249 बाइट्स का एक डॉक्यूमेंट, एक फील्ड दे दिया आपको, और आपको कहा कि इसके अंदर आप अपनी रेलेवेंट सर्च टर्म्स जो हैं वो पॉपुलेट कर लें। आपने क्या किया? आपको पता नहीं था, आपने 249 बाइट्स का ख्याल किए बगैर आपने 250 करैक्टर्स या 250 बाइट्स, जैसे नॉर्मली लोगों को पता है, हर कोई आपको यही कहता मिलता है 250 कर लें जी, 250 करैक्टर कोई कहता है, कोई कहता है 250 बाइट्स कर लें। एक्चुअल वैल्यू इज़ 249 बाइट्स, और इट हैज़ बिन क्लियरली आइडेंटिफाइड बाय अमेज़ॉन इट्स इन इट्स सर्च टाइम गाइडलाइंस कि एनीथिंग बियॉन्ड 249 बाइट्स विल नॉट बी इंडेक्स्ड, कि वो इंडेक्स ही नहीं होगी, उसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। एक्सक्यूज मी। तो अब जब वो डॉक्यूमेंट अलहदा बनाने की उसको ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि लोगों को 250 इस्तेमाल करता था, कोई 260 इस्तेमाल कर रहा था, कोई करैक्टर्स में इस्तेमाल कर रहा था, कोई बाइट्स में इस्तेमाल कर रहा था। तो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट अलहदा बनाया और उसको नाम दिया लेंथ नॉर्मलाइज्ड। यानी कि उन्होंने वो जो अपनी बाइट्स में जो लेंथ रखी हुई है उसकी, उस पर नॉर्मलाइज करके, उससे ऊपर वाले हों उनको तो वो लेता ही नहीं। तो लेंथ नॉर्मलाइज में रखा हुआ है कि जी 249 बाइट्स की एक लिमिट है, इसके अंदर जो हैं उनका जाके डाटा उठाओ और एक टर्म डॉक्यूमेंट, सर्च टर्म डॉक्यूमेंट के अंदर अलहदा से स्टोर करो, ताकि ये बेसिस हो। कोई सब कुछ मिला के स्पेसेस और स्पेशल करेक्टर्स में हो, इस्तेमाल करने ही नहीं होते आपने स्पेशल करेक्टर्स। अगर आप कोई कर रहे हैं तो मुझे नहीं समझ आ रही कि आप क्यों कर रहे हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना होता है कि 249 बाइट्स के अंदर रह के आपने अपनी सर्च टर्म्स को पॉपुलेट करना होता है,
और ये इंश्योर करना होता है कि टर्म डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी एंट्री सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स की 249 बाइट्स की जाए, ताकि वो फ्रेज डॉक के साथ टर्म डॉक भी आपका इंडेक्स करे प्रॉपरली, और आपका जो ओवरऑल फ्रेज डॉक स्कोर है वो हाई हो जाए, ताकि आप इस पॉसिबिलिटी में आ जाएं कि आप विन कर सकें, जो पहला क्राइटेरिया है उसकी बेस के ऊपर। अब हम क्या करते हैं जी, अब चलते हैं आगे, और अब इनको हम ट्रू एसेंस में देखते हैं कि इसको यहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, ये कैसे इंश्योर करें कि क्वेरी काउंट, फ्रेज डॉक स्कोर और लेंथ नॉर्मलाइज टर्म डॉक, ये जो 3 कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं रैंकिंग के, इनको इंश्योर कैसे करें। और वो इंश्योर होते हैं प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च से, वो शुरू होते हैं प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च से। अब कीवर्ड रिसर्च हम करते क्यों हैं, पहला तो ये सवाल किसी के माइंड में अगर है तो उसको मैं जवाब देना चाहता हूँ। वो इसलिए करते हैं कि जब हम अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट सेल करने आते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जो कि अमेज़ॉन की दुनिया में, जो अमेज़ॉन के कस्टमर्स जो हैं उनको वो यूटिलाइज़ करते हैं हमारे प्रोडक्ट को जो हम बेचना चाहते हैं उसको टारगेट करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए, उसकी बाइंग करने के लिए। तो बाइट्स इज़ नॉट द सेम थिंग एज वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स, इसके बारे में पढ़ें जाके गूगल से। अच्छा जी, तो अब वो हमने कीवर्ड पता लगाए होते हैं, उसका बेहतरीन तरीका ये होता है, EBC की जो इमेज के कीवर्ड्स हैं वो इंडेक्स होते हैं, लेकिन वो एक्सटर्नल उसके लिए होते हैं। A+ कंटेंट जो वेंडर सेंट्रल में है वो होता है इंडेक्स। करेंगे इसके ऊपर भी सारी बातें, ये आप दरमियान में अब मोमेंटम तोड़ देते हैं, हम एक चीज़ जा रहे होते हैं, आप क्वेश्चंस अपने होल्ड कर लें, जब आपका पूरा हो जाएगा आप सारे लिख लें कहीं अपने पास, मैं सारे सवालों को जवाब दे दूंगा आपके। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अमेज़ॉन की दुनिया में जो प्रोडक्ट मैं बेचना चाह रहा हूँ वो दुनिया कैसे उस तक पहुँच रही है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप ना कंपेटिटर्स को देखें जो आपके एग्जैक्ट मैच प्रोडक्ट के कंपेटिटर्स हैं, कि वो कहाँ कहाँ रैंक हुए हैं या कहाँ कहाँ उन्होंने इंडेक्सिंग की हुई है अपनी लिस्टिंग की। तो इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना उनको सारों को, फ़र्ज़ करें 4000 रिज़ल्ट्स हैं तो वो बहुत मुश्किल काम है, और उनके फिर इंडिविजुअली रिवर्स सेशन करना और उसमें इंडिविजुअली निकालना, ये एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है, एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ रिसर्च टूल्स इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हीलियम 10, और उसके थ्रू हम जाके उन कीवर्ड्स तक पहुंचते हैं जो कि हमारे कंपेटिटर्स जिन पर रैंक कर रहे होते हैं। अब दुनिया ये करती है कि दुनिया ना वो सिंगल रिवर्स सेशन करे अपने कंपेटिटर्स का, या मल्टीपल लेसन्स का रिवर्स सेशन करे, दुनिया उस पर करके वो जो बस हमारे कोर्सेज जो है, जैसे हमारे पाकिस्तान का लेवल है, वो बताते हैं कि जी मेन कीवर्ड ढूंढो, मेन कीवर्ड ढूंढ लिया तो चलो बस ये तुम्हारा मेन कीवर्ड है, ये स्टफ़ कर दो अपनी लिस्टिंग के अंदर और यू आर डन। अब उसकी तरफ भी आते हैं कि वो ऐसा क्यों कराते हैं और हम उनसे आज डिफरेंट क्यों करेंगे, इसकी तरफ भी हम आएंगे, इसको भी हम एड्रेस करेंगे। तो हम पहले चलते हैं कि जी मिसाल के तौर पे हमारा जो हम आज बेचना चाहते हैं, हमने सर्च कराया है कीवर्ड, ये आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ब्रूम होल्डर। ये ब्रूम होल्डर मैंने लिख के सर्च कराया और उसके ऊपर मैंने ये देखें ब्रूम होल्डर, इसका 14,772 का इसका सर्च वॉल्यूम है, और ये मैंने इसके ऊपर एक्सरे चलाया हुआ है जी। ये दोबारा चला लेते हैं इसको। ये ब्रूम होल्डर मैंने सर्च किया हुआ है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रूम होल्डर आ रहे हैं। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं मैंने इस टाइप का, ये जो सामने आ रहा है इसको ऑर्गेनिक में से ढूंढ लेते हैं, चलें कहीं, ये जी ये टाइप है, ये जो 1370 रिव्यूज़ वाला $16.99 वाला जो वेरिएशन है, फ़र्ज़ करें मैं एग्जैक्ट यही प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, यही प्रोडक्ट मैंने बेचना है। ब्रूम होल्डर एक रूट कीवर्ड के तौर पे हमने इस्तेमाल किया, रूट से मुराद है जो बड़ा ब्रॉड कीवर्ड है, उसके ऊपर अब क्योंकि वेरिएशंस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें वेरिएशंस कई किस्म की हैं, प्लास्टिक भी हैं, उसके अंदर सिंगल भी हैं, डबल भी हैं,
वॉल माउंटेड भी हैं और किस्म के भी हैं, लेकिन मेरा जो टारगेट प्रोडक्ट है, जो मैंने डिसाइड किया हुआ है कि मैंने ये वाला प्रोडक्ट मैंने बेचना है, ये जो वॉल माउंट है और स्टेनलेस स्टील का है, ये मैं बेचना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसी जो रूट कीवर्ड मैंने चलाया हुआ है उसके ऊपर मैं हीलियम 10 की एक्सटेंशन या JS एक्सटेंशन, जो भी आप जिसमें ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो मैं चला लूँगा जी। जब वो मेरे पास चल के सामने आ जाती है तो जो चीज़ हमारे, अब वो हमारे जो कोर्सेज़ हैं ना, जितने भी हम यहाँ कोर्सेज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उसमें कहते हैं जी बस ऑर्गेनिक पोजीशन को आपने नहीं हिलाना। ऑर्गेनिक पोजीशन जो है ना, उसी के लिहाज से आप उस मेन कीवर्ड की ऑर्गेनिक पोजीशन के ऊपर जो है वो आप उसमें से टॉप 10 निकालें, बस वो ये कहते हैं जो कोर्सेज़ वाले हैं हमारे। अब ये गलत है, बताता हूँ क्यों। इसलिए कि ऑर्गेनिक पोजीशन जब आप एक रूट कीवर्ड के ऊपर या मेन कीवर्ड के ऊपर चलाते हैं तो उसके ऊपर हर किस्म का वेरिएशन आपकी आ रही होती है। अभी ये रूट कीवर्ड है, मेन हमारा, तो मेन तो अभी हम पहुंचे ही नहीं, अभी मेन तक पहुंचे, उस तक भी पहुंचते हैं हम कि मेन कैसे निकालते हैं हम और क्या होता है। अब हम ये देख रहे हैं कि जी ये एक जनरल हमारा रूट कीवर्ड था, हमने उसके ऊपर रखा। वो कहते हैं जी बस अगर आपका ब्रूम होल्डर आपका मेन कीवर्ड है या आपने पहले से सिलेक्ट करके आपने पता लगा के रखा हुआ है, तो उसके जो टॉप 10 सर्च रिजल्ट्स ऑर्गेनिक आ रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, वो उठा लें आप और उसमें देखें, कंपेटर एनालिसिस करेंगे कैसा है, या बस उसमें से सिर्फ अपने से मिलते जुलते उठा लें। जैसे अब ये टॉप 10 में सिर्फ एक ही मिलता जुलता है उस डिज़ाइन से जो कि मैं देखना चाहता हूँ, तो अब मैं इसका ही रिवर्स सेशन लेके बैठ जाऊँगा और इसी को मैं देखना शुरू कर दूँगा कि भाई ये टॉप 10 में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यही सबसे ज़्यादा बिक रहा है और मैं इसी को ही जो है ना रिवर्स सेशन इसका कर लेता हूँ और सब अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको। जब आपने कोई भी रिजल्ट्स आपके सामने आया, आपने उस पर सर्च की, तो हमेशा या उसको नंबर ऑफ सेल्स पर मंथ जो होती हैं या रेवेन्यू किसी एक बेस के ऊपर सॉर्ट कराएं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ज़्यादा से कम सेल्स की तरफ। ये देखिए मैंने सॉर्ट कराया हुआ है इसको ऑलरेडी, और ये मैंने सेल्स की बेस के ऊपर कराया। यहाँ से आप देख रहे होंगे ये सॉर्ट में डिफरेंट आ रहे हैं, ये सॉर्ट कराया हुआ है मैंने, और ये मैंने सेल्स की बेस पे कराया है। आप देखें सबसे ज़्यादा सेल ऊपर है, तो उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो जब भी आप करने लगे ना रिवर्स एसन, भले वो सिंगल का या मल्टीपल उसका, तो उस बंदे को ढूंढें, पहले उसको सेल के थ्रू, सेल या रेवेन्यू के उस पर सॉर्ट करा लें। वो क्यों करा लें? क्योंकि दैट इज़ द गाय हु इज़ सेलिंग द मोस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट यू आर इंटेंडिंग टू सेल, so he is supposed to be making more money if he is indexed for more keywords. ऑर्गेनिक पोजीशन तो किसी की किसी वक्त भी चेंज हो सकती है। अभी मैं शाम को 7 बजे किसी को सर्च करता हूँ तो मेरी ऑर्गेनिक पोजीशन कुछ और होगी, सुबह 7 बजे करूँगा तो कुछ और होगी, दोपहर को 12 बजे करूँगा कुछ और होगी, कभी कोई ऊपर होगा कभी कोई नीचे होगा। लेकिन जो रेवेन्यू है मंथली, वो एक बड़ा एक पूल है, और जो ज़्यादा बेच रहा होगा हम उसको इसलिए टारगेट करते हैं कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि बड़ा इसलिए कर रहा होगा, या तो उसकी सेल इसलिए बड़ी होगी कि वो ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर है, या वो अच्छे कीवर्ड्स के ऊपर है जहाँ से वो मैक्सिमम सेल्स उठा रहा है, रेवेन्यू उठा रहा है। तो हमने उस बंदे को काउंट करना है जिसका सेल्स नंबर ऑफ़ यूनिट्स या जिसकी रेवेन्यू हाईएस्ट हो और वो एग्जैक्टली हमारे वाला प्रोडक्ट बेच रहा हो। अगर आप इसमें से देखें तो ये हमारा नहीं है, ठीक है जी, ये तो स्पॉन्सर्ड था, अच्छा ये हमारा नहीं है, देखें। उसके बाद नीचे चले गए, ये भी हमारे वाला डिज़ाइन नहीं है जो हमने सेलेक्ट किया है, ये भी हमारे वाला डिज़ाइन नहीं है, ये भी नहीं है, ये हमारे वाला डिज़ाइन है। अच्छा, अब ये जो डिज़ाइन है नंबर 10 पे इस वक्त आ रहा है, ये हमारा रेलेवेंट डिज़ाइन है। इसकी प्राइस पॉइंट भी वही है 16.99 जो कि हम करंट बेचना चाहते हैं जिसके नियर अबाउट। तो हम ऐसे और देखेंगे। अब और देखते हैं जी, इसमें से ये भी हमारा डिज़ाइन नहीं है, ये भी हमारा डिज़ाइन नहीं है, ये भी हमारा डिज़ाइन नहीं है, ये हमारा डिज़ाइन है, ये भी 16.99 भी बेच रहा है।
तो हमने क्या किया, इस तरह हमने ये 8 या 10 हमने मुख्तलिफ जो डिज़ाइंस हैं और वो उसी प्राइस रेंज में है जिस प्राइस रेंज में हम बेचना चाहते हैं, 16.99 या 18.90 या इस तरह से मिलते जुलते जो हैं, वो हमने 8-10 कंपेटिटर्स जो हैं जो कि सर्च में सेल्स वाइज ऑर्गेनाइज होकर हाईएस्ट थे, वो हमने निकाल के यहाँ रख लिए हैं। ये देखें, ये भी 1699 पे बेच रहा है, ये भी 1699 पे बेच रहा है। ये प्राइस ब्रैकेट और एग्जैक्ट प्रोडक्ट होना और रेवेन्यू या सेल्स के लिहाज से हाईएस्ट होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये भी उसी ब्रैकेट में है तकरीबन राउंड अबाउट, ये भी उसी ब्रैकेट में है। ये मैंने इस तरह निकाल के ये 8 बेसिकली मैंने ना मुख्तलिफ कंपैरिजन निकाल के रख लिए टाइम सेव करने के लिए, और मैं उनको सारों को उठा के ले गया। ये सारे वो मैंने 8 के 8 जो कंपैरिटर्स थे वो सारे यहाँ पे डाल दिए एक मल्टी रिवर्स एसन करने के लिए, और मैंने एग्जैक्ट एसन मैच इसके ऊपर लगाया। उस दिन मैंने आपको बताया था वो सेशन ड्रॉप हो गया, उस दिन हम कंटिन्यू नहीं कर सके क्योंकि हमारा इंटरनेट ख़राब था। एग्जैक्ट एसन मैच को सिलेक्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि जो एग्जैक्ट एज वो हो सकता है एक लिस्ट के ऊपर 2-3-4 वेरिएशंस बेच रहा हो, जिसमें अब वो स्टेनलेस स्टील के इसमें 3 हुक्स हैं, हम 3 वाला बेच रहे हैं, तो किसी के हो सकता है 4 भी हों। तो अगर हम ये एग्जैक्ट एसन मैच नहीं टेक करते ना, तो वो उसकी सारी वेरिएशंस के उठा के ले आता है कीवर्ड्स। हमने सारी वेरिएशन के नहीं उठाने होते, हम तो उस वेरिएशन को देखना चाहते हैं जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेट करती है, एग्जैक्टली वैसी होती है, और उसी तरीके से हम बेसिकली उसी के कीवर्ड्स के तरीके से जिन पे वो सारे होते हैं उसी पे हम क्योंकि रैंक करना चाहते हैं, उन्हीं का पता लगाना चाहते हैं, तो हम इसलिए एग्जैक्ट एसन मैच को सिलेक्ट करते हैं। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो डेफिनेशन जिनके ऊपर सारों की आ रही होती हैं, अगर आप इसको स्टडी करेंगे अपने हीलियम 10 में तो आपको यहाँ से डेफिनेशंस भी मिल जाएंगी, और इसकी ये जो लर्न की वीडियोज़ हैं इधर से भी आपको वीडियोज़ भी इनकी मिल जाएंगी, इसकी फंक्शनलिटी कैसे यूज़ करनी है। मैं ये वो जो हीलियम 10 को कैसे इस्तेमाल करना है ऑप्टिमम, मैं आपको वो ऑप्टिमम बताना चाहता हूँ। मैं वो नहीं बताना चाहता कि जी ऐसे करें, इस बटन पे क्लिक करें तो ये होगा, इस बटन पे क्लिक करें तो ये होगा। तो मैंने वो 8 कीवर्ड्स यहाँ पे डाले और मैंने गेट कीवर्ड्स करा लिया। मैंने कहा जी कि मुझे ये कीवर्ड्स जो है इनके एग्जैक्ट एसन मैच में उठा के ला के दे दो। ठीक है जी, उसने पॉपुलेट कर दिया, मेरे पास ये रिज़ल्ट अभी पॉपुलेट होके सामने आ जाएंगे। जी हमने ऑल कीवर्ड्स जो इतने भी हों, इंतज़ार वो अंदर से ले रहा हो, बाहर से ले रहा हो, जहाँ ट्रैफिक जहाँ मर्जी से ले रहा हो, बात ये कीवर्ड्स क्या इस्तेमाल हो रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, वो बाद में कि हमने रैंक कहाँ करना है, किस पे करना है, ये बाद के डिस्कशन है। हमने ये अभी फाइंड आउट ये करना है कि वो किन किन कीवर्ड्स का यूज़ कर रहा है, भले वो एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए कर रहा है या इंटरनल ट्रैफिक के लिए यूज़ कर रहा है। जितना बड़ा पूल ऑफ कीवर्ड होगा और जितना वो रेलेवेंट हमारे लिए होगा उतना हमारा फ़ायदा है, भले हम उसको वो कंपटीशन जो है वो एक्सटर्नल पे करा रहे हो या इंटरनल पे करा रहे हो। ट्रैफिक तो है ना, और कीवर्ड्स की बेस के ऊपर ही है, तो वो कीवर्ड्स ही हमने पता लगाने हैं। अच्छा जी, अब ये रिज़ल्ट हमारे सामने आ गए, तो मैं क्या करता हूँ कि लोग ये करते हैं कि लोग कहते हैं कि जी इसके अंदर ना सर्च वॉल्यूम को आप कर लें, फिर उसके अंदर से कोई फ़िल्टर लगा लें, ये वाला कोई मैच टाइप लगा दें, कोई अमेज़ॉन चॉइस लगा दें, कोई वर्ड काउंट लगा दें, कोई पोजीशन रैंक लगा दें, या कोई डिफरेंट ये जो एडवांस फ़िल्टर लगे होते हैं ये लगा दें। इन सारों का यूज़ है, बिल्कुल है, ये सब यूज़ में आते हैं, इनका बड़ा काम होता है, लेकिन अभी हम उसकी तरफ नहीं जाते हैं। मैंने क्या किया कि जी मैंने ये सारा डॉक्यूमेंट जो है, ये जितने भी 23,800 कुछ कीवर्ड्स आ रहे थे, ये 23,800 कुछ कीवर्ड्स जो हैं वो मैंने उठा के एक एक्सेल की फ़ाइल में यहाँ पे रख लिए। ये हैं जी फ़ाइल, और ये आप देख रहे होंगे कि अगर आप इसमें नंबर देखें तो ये 23,700 कीवर्ड्स यहाँ पे इस वक्त आए हैं। ये मैंने पूरी फ़ाइल उठा के रख ली, इर्रिस्पेक्टिव कि वो किस वो अमेज़ॉन चॉइस हैं या नहीं हैं, या वो स्पॉन्सर्ड हैं, या वो हैं क्या कहते हैं ऑर्गेनिक हैं या नहीं हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट आई जस्ट एक्सपोर्टेड
एवरीथिंग आउट टू एन एक्सेल फाइल। और उसमें जाके सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने उसके अंदर 3 काम किए। एक मैंने किया कि जो अब ये जो हमने कीवर्ड यूज़ किया था यहाँ पे, ब्रूम होल्डर हमने कीवर्ड यूज़ किया था, ये हमने ब्रूम होल्डर का कीवर्ड जो रूट कीवर्ड हमने इस्तेमाल किया था, इसी रूट कीवर्ड की बेस के ऊपर, अच्छा जो रूट होता है ना उसका भी एक रूट होता है, ये रूट का भी रूट होता है और वो सिंगल होता है। तो इसमें जो सिंगल काउंट का कीवर्ड है जो सबसे ब्रॉड है वो है ब्रूम। ब्रूम फिर उसके आगे होल्डर भी हो सकते हैं, वो ब्रूम हैंगर भी हो सकते हैं, वो फिर ब्रूम, हर चीज़ ब्रूम से रिलेट करेगी। तो ये मैं जाके ले गया और मैंने इसको जाके फीड किया ब्रांड एनालिटिक्स में, और ब्रांड एनालिटिक्स से मैंने सर्च टर्म रिपोर्ट निकाल ली। और सर्च टर्म रिपोर्ट ये देखें, आपको यह नज़र आ रहा होगा कि मैंने ये ब्रूम सर्च करके उससे रिलेटेड जितने भी ब्रांड एनालिटिक्स में जितनी भी ब्रूम से रिलेटेड टर्म्स थी वो सारी उठा के मैं एक्सपोर्ट करा के यहाँ ले आया और मैंने एक फ़ाइल में डाल ली, एक एक्सेल फाइल में डाल ली, और सिर्फ सर्च फ्रीक्वेंसी वहाँ से उठा ली। ये सर्च फ्रीक्वेंसी उठा के मैंने यहाँ ली और यहाँ पे मैंने एक फार्मूला लगा के, ये फार्मूला यहाँ पे आपको शो हो रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये फार्मूला यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। ये फार्मूला मैंने लगा लिया और उसकी बेस के ऊपर ये ऊपर आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा, उसकी बेस के ऊपर मैं सारे जाके लुकअप करा के मैंने सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक्स जो हैं वो सारे यहाँ रख लिए। ठीक है जी, ये अब आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं। जिसका नहीं था, जो उसको नहीं मिला, वो यहाँ पे नहीं मिला। फिर आप मिसाल के तौर पे अगर आपको देखना ही चाहते हैं सिर्फ कि जी वो चीज़ें हैं कि नहीं हैं, तो मैं कहता हूँ यहाँ जिसके अंदर ब्रूम होल्डर आ रहा है फ़र्ज़ करें, वो जो है ना फ़िल्टर करके ले आओ। तो ये कीवर्ड जो है ना वो सारे उठा के यहाँ देखें अगर आप, तो यहाँ आ गए हैं जी वो कीवर्ड, और इसके अंदर आपको सारे ये सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक्स वगैरह सारे उनके सामने नज़र आ रहे हैं इस वक्त डले हुए। ये ब्रूम होल्डर है, ये ब्रूम होल्डर का सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है 25,977। और यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे भी आपको ये 25,977 नज़र आ रहा है। तो यही पॉपुलेट हो रहा है बेसिकली यहाँ पे भी आगे। ठीक है जी, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि मैं यहाँ पे सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक उठा के सारे यहाँ ले आया अपनी वर्किंग के लिए। अच्छा जी, उसके बाद अगला काम मैंने ये किया कि मैंने वर्ड काउंट जो था इस कीवर्ड के अंदर, वो मैंने उठा के काउंट करा लिया। वर्ड काउंट भी मैंने रख लिया। वर्ड काउंट कैसे काउंट कराया मैंने कि अगर मैं इसको अनहाइड कराऊं तो मैंने वो टेक्स्ट, ये मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, डाटा में गया और ये टेक्स्ट टू कॉलम्स करा लिया मैंने। कॉलम ऐड करने के बाद तो ये कॉलम्स यहाँ मैंने ऐड कराए सारे, और ये कॉलम मैंने ऐड करा लिए और फार्मूला लगा के उसके अंदर से एग्जैक्ट वर्ड काउंट उठा लिया उनका। जो जो वर्ड काउंट आपने इस में, ये 2 टेल है तो 2 टेल हो गया, ये 3 टेल है, इसमें 3 वर्ड्स हैं तो 3 टेल हो गया। ये मैंने सारे यहाँ पे उठा के इस तरह इसकी कैलकुलेशन करके, जैसे ये 4 टेल है, ये 4 टेल मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है जी, ये मैंने दूसरा काम किया। और तीसरा मैंने एक काम ये किया कि मैंने हाईलाइट कर लिया कंपैरेटर परफॉर्मेंस स्कोर को और फ़िल्टर लगा दिए सारों के ऊपर। ठीक है जी, अब आपने सबसे पहला ये काम करना है, ये कंपैरेटर परफॉर्मेंस स्कोर को समझना है कि ये क्या है। ये कंपैरेटर परफॉर्मेंस स्कोर ये है कि जी कोई भी, जितने भी कंपैरेटर हमने उठाए हैं उनमें वो कंपैरेटर्स इस कीवर्ड के ऊपर रैंक कर रहे हैं और कितने ज़्यादा कंपैरेटर्स इसके ऊपर रैंक कर रहे हैं। ये टोटल काउंट है। जैसे मिसाल के तौर पे कि जी ये काउंट है रैंकिंग कंपैरेटर्स काउंट के, टोटल इस कीवर्ड के ऊपर कितना काउंट कर रहे हैं और इसका परफॉर्मेंस क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे इसके ऊपर एक बंदा सिर्फ जो है वो रैंक कर रहा है और इसका परफॉर्मेंस स्कोर तकरीबन ना होने के बराबर होने की वजह से कि 8 में से कोई भी इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, तो ये नील है। ये देखें 0 वाला भी नील है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो आपका परफॉर्मेंस स्कोर भी उसके लिहाज से रैंकिंग की, उनके जो कीवर्ड पे जैसे जैसे रैंक होंगे
उसके लिहाज से वो बेहतर होता जाएगा। अब ये देखिए 185 वाला इसके अंदर बैठा हुआ है, तो इसका परफॉर्मेंस स्कोर 0.4 उन्होंने इसको दे दिया है। ये 1 to 10 होता है। तो अब आपने पहला काम ये करना है कि आप जाएँ और इसके ऊपर फ़िल्टर लगा दें, या आप मैनुअली भी कर सकते हैं, फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। अब मैं कहता हूँ जी मैं इसके ऊपर जाके एक कस्टम फ़िल्टर लगा देता हूँ और मैं कहता हूँ इज़ ग्रेटर दैन 5, कि वो सिर्फ वो फ़िल्टर कर दे जहाँ पे ग्रेटर दैन 5 जो है ना परफॉर्मेंस हो लोगों की जो कंपेटर कर रहे हैं। तो ये आपके सामने आ जाएंगे, ये ग्रेटर दैन 5 वाले हैं। ठीक है जी, सिर्फ वो कीवर्ड्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट हो गए। अब फिर मैं कहता हूँ कि जी इसको ना लार्जर टू स्मॉलर इसको मैं ऑर्गेनाइज़ कर लेता हूँ कि जी 10 वाला जो सबसे ज़्यादा कीवर्ड ऐसा है जिस पे सारे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, या सारे लोग जिसके ऊपर रैंक कर रहे हैं उसको ऊपर रख दे, और जिस पे सबसे कम कर रहे हैं उसको नीचे ले जाए। तो अगर आप इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये देखें नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स ये कम होता जाएगा। तो अगर आप इसको आप देखेंगे तो यहाँ से आपको ना रेलेवेंसी पता लग रही है। ये खुद ब खुद उसने रेलेवेंसी निकाल दी, भले वो ब्रूम उसके अंदर था या नहीं था। कि जी ये देख रहे हैं आप कि ये इसका 10 का स्कोर है और इस पर इनके ये रैंक्स भी आ रहे हैं कि कौन सा बंदा इस कीवर्ड के ऊपर जो है वो रैंक कर रहा है और किस लिहाज से उनका उनका एवरेज रैंक क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। ये कंपेटर का एवरेज रैंक आ रहा है, ये 13.9 है। और इसका मतलब है कि ज़्यादा ये लोग जो है ना 14वीं पोजीशन तक के अंदर अंदर एवरेज है इनकी, फर्स्ट 14 में है इस कीवर्ड के ऊपर। ये जो 8 कंपेटर्स उनकी एवरेज जो एवरेज रैंक निकलता है इस कीवर्ड के ऊपर वो 13.9 है। ठीक है जी, इसका मतलब ये बहुत रेलेवेंट किस्म का कीवर्ड है। हालांकि इसके अंदर कहीं लिखा हुआ ब्रूम नहीं आ रहा, और ब्रूम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है कीवर्ड के काम उसमें, लेकिन ये मॉप ऑर्गेनाइज़र वॉल माउंट आ रहा है इसके ऊपर लिखा हुआ। ठीक है जी, अब हम आगे चले जाते हैं। हमने ये देखें क्योंकि हमने ब्रूम पे SFR उठाया था, तो यहाँ पे मॉप क्योंकि उसके अंदर शामिल है, ब्रूम है ही नहीं, तो वो यहाँ पे नहीं लेके आया हुआ। तो क्योंकि मेरे जहन में उस वक्त ये नहीं था कि ये मॉब भी होगा, तो जो मैंने उठाए तो उसमें मैंने सिर्फ ब्रूम वाले उठा लिए। अब आपको ये करना चाहिए कि आप वो जो 1 मिलियन है वो पूरे वो जो 1 मिलियन रोज़ वो उठाता है, और 250,000 रोज़ जो उठाता है वो सारी उठा लें, और उसके अंदर से आप वो कर लें। वो शायद मेरे पास कहीं पड़ी हुई होंगी, लेकिन वो अब टाइम बड़ा वेस्ट हो जाएगा उसके ऊपर ये सारा लगाने पे। या ठहरें मैं देखता हूँ कहीं मेरे पास सर्च टर्म्स अगर पड़ी हुई हैं, पुरानी कोई सर्च टर्म्स, तो हम वो लगा देते हैं इसके ऊपर। और यही मसला होता है, इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि वो कंप्यूटर भी उसके ऊपर बैठ जाता है, इतने बड़े रिकॉर्ड्स होते हैं। बेसिकली समझाना आपको मकसद है, तो मेरा ख़्याल है इसी से क्या कंटिन्यू कर लें, वरना जो है ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। हमने खोल लिया उसको, अब वो हंग अप हो जाएगा। आगे लोड हो रहा है, ये देखें। अच्छा, इसकी रोज़ देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो। हाँ, ये 250,000 पड़ी हैं। अगर ये मैं उठा के रख दूँ उसके बैक पे, तो हम इसको भी पॉसिबल कर सकते हैं।
वो वो फिर बहुत देर लग जाएगी। अगर मैं इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूंगा तो वो मॉप वाला भी कवर हो जाएगा। ये मैं फिर किसी वक्त आपको जो है ना ये फ़ाइल बना के यहाँ पे डाल दूंगा। तो बात एनी हाउ, ये अब हमने देख लिया कि जी इसके ऊपर सबसे टॉप जो रेलेवेंट थे कि सबसे ज़्यादा लोग इसके ऊपर इन ये देखें, ये पाँच कीवर्ड्स हैं जो इसके ऊपर वो कर रहे हैं। और हमें पता लग गया कि ये एक नए, अब हम कुछ और देख रहे थे चीज़ें, लेकिन हम ब्रूम होल्डर को सिर्फ टारगेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये इसके अंदर से हमें एक मॉप ऑर्गेनाइज़र का वर्ड भी मिल गया। अब हम इसको इसको बाद में हम बात करते हैं इसके ऊपर। अभी हम कुछ और काम करते हैं। हम ये करते हैं कि हम यहाँ जाते हैं जी, सिर्फ अभी क्योंकि हम ब्रूम होल्डर को देख रहे हैं तो हम कहते हैं जी यहाँ पे टेक्स्ट फ़िल्टर लगा देते हैं। हम कहते हैं कि जिसमें ब्रूम होल्डर आ रहा हो वो सिर्फ जो है कीवर्ड्स फ़िल्टर कर दो यहाँ पे हमें। ठीक है जी, अब उसने फ़िल्टर कर दिया हमें एक्सेल ने, जहाँ पे ब्रूम होल्डर लिखा हुआ है जो हमारा रूट कीवर्ड था। और इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक जो काफ़ी सारे 10 स्कोर के लोग आ रहे थे और उनमें सिर्फ एक रह गया। और इसमें आप देखेंगे जितने भी नीचे कीवर्ड आ रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में इसके अंदर ब्रूम होल्डर मौजूद है। ये देखें, स्टेनलेस ब्रूम होल्डर, एडेसिव ब्रूम होल्डर क्लॉजेट, ब्रूम होल्डर वॉल माउंट हैवी ड्यूटी, ब्रूम होल्डर ऑर्गेनाइज़र। ये अब हमें मुख्तलिफ सारे इसमें ब्रूम होल्डर है। तो ये हमें ये अंदाज़ा लगा कि जो हमारा रूट कीवर्ड था ब्रूम होल्डर, उसके मुख्तलिफ जो वेरिएशंस हैं या उसकी मुख्तलिफ मॉडिफायर्स हैं या उसके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, वो सारे इस वक्त हमारे सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जिन पे हमारे कंपेटिटर्स जिस तरह से भी परफॉर्म कर रहे हों, भले वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हों या बुरा परफॉर्म कर रहे हों या मीडियमली परफॉर्म कर रहे हों, वो सारे हमारे सामने यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब एक काम आपने और करना है, वो मैं समझाता हूँ कि वो क्या करना है। वो ये है कि इसी में से आपको और रूट कीवर्ड मिल जाएंगे। मिसाल के तौर पे अब ब्रूम होल्डर एक रूट कीवर्ड है, तो इसका मतलब है ब्रूम ऑर्गेनाइज़र भी एक रूट कीवर्ड है या मॉप ऑर्गेनाइज़र भी एक रूट कीवर्ड है जिसको हमें देखना चाहिए। तो हमें और ग्रुप्स निकालने, यहाँ से हमें और आइडियाज़ मिलेंगे रूट कीवर्ड्स के इसी एक फ़ाइल के अंदर से। मिसाल के तौर पे ये जैसे अभी हमने देखा था मॉप ऑर्गेनाइज़र, तो इसी तरह ये ब्रूम होल्डर ऑर्गेनाइज़र, तो इसको अगर आप ब्रूम ऑर्गेनाइज़र करेंगे तो वो आपको एक और रूट बन जाएगा। या आप इसे मॉप ऑर्गेनाइज़र कर लें, पहले आप इसको ब्रूम ऑर्गेनाइज़र ही करें जी। उसकी वजह यह कि हम एग्जैक्ट वही चीज़ फ़िलहाल देखें जो ये एक और रूट कीवर्ड है जी। तो हमने ना इस तरह 3 4 5 एक प्रोडक्ट के 2 भी हो सकते हैं रूट कीवर्ड, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, मल्टीपल रूट कीवर्ड्स हो सकते हैं उस प्रोडक्ट के। तो जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हमें वो सारे रूट कीवर्ड जो है ना वो यहीं से मिल जाते हैं और हमने उनको अलग-अलग टारगेट करना होता है। अच्छा, अब वो क्यों करना होता है? क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ इस चीज़ के अंदर कि जी जो जितने भी रूट कीवर्ड से हमारा प्रोडक्ट बिलोंग करता हो, उन रूट कीवर्ड के अलग-अलग से रेलेवेंट कीवर्ड्स जो हैं जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, लेकिन उस रूट कीवर्ड से रिलेट करते हुए उस ग्रुप में जो फॉल करते हैं वो ग्रुप्स अलग-अलग ऑर्गेनाइज कर लिए जाएं। मिसाल के तौर पे भी हमने ये ब्रूम होल्डर का हमने किया और इसमें हमने देखा कि उन 23,000 में से ये सिर्फ 67, ये यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, सिर्फ 67 काउंट ऐसा है जो हमारे मेन रूट कीवर्ड के ऊपर बेस करते हैं, उसकी वेरिएशंस हैं मुख्तलिफ 67। अच्छा, अब मैं आपको आगे चलता हूँ कि इसमें देखें जो सबसे लॉन्गेस्ट वेरिएशन होगी, सबसे लॉन्गेस्ट वेरिएशन, इसको चल के देखते हैं। ये कहता है जी ये तो है, खैर इसमें तो एक ब्रांड आ गया, तो इससे छोटी वाली देख लेते हैं कोई जिसमें ब्रांड तो हम लेते ही नहीं हैं। तो हम ये देखते हैं जी ओवर द डोर मॉप एंड ब्रूम होल्डर। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ओवर द डोर तो है नहीं, ये हमारे से रिलेट नहीं करता। तो हम फिर देखते हैं कोई और बड़ा कीवर्ड कौन सा है जिसमें 6 अब जैसे इसमें आ रहे हैं, ये मॉप एंड ब्रूम होल्डर वॉल माउंट, ये भी रिलेटिव है। इनमें सबसे सर्च वॉल्यूम भी सबसे बड़ा इसी का है। और
आप ये देखें सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक भी इसका अच्छा है, 47,000 का है। और ये कंपेटिटर भी इसके ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कंपेटिटर्स ने इसको टारगेट किया हुआ है। 7 लोग इसको टारगेट कर रहे हैं, 7 लोग इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके माइंड में होगा कि जी आप ब्रूम होल्डर इतना बड़ा कीवर्ड था, उसका 14,000 का सर्च वॉल्यूम था, उसको छोड़ के ये बंदा हमें कह रहा है कि ये एक 8,000 सर्च वॉल्यूम वाले प्रोडक्ट को जाके सिलेक्ट कर लो और उसको बेस बना लो। ठीक है जी, आप ये सोच रहे होंगे। तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जी जिस कीवर्ड में या कीवर्ड काउंट में जो जहाँ पे आपकी इंटेंट सबसे ज़्यादा मैच करती है, सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं इंटेंट को मैच करने की, जो सबसे सुपर सुपर रेलेवेंट एग्जैक्टली डिस्क्राइब करता है आपके प्रोडक्ट को, वो जो कीवर्ड है वो बेसिकली आपका एक्चुअल मेन कीवर्ड है, इररिस्पेक्टिव कि उसका सर्च वॉल्यूम क्या है। अब इस सारे सिनेरियो में ये जो आपको देख रहा है, अब आप हम होता क्या है कि अगर हम ये ब्रूम होल्डर लॉन्च कर रहे होते हैं ना, तो वो जो कोर्सेज हम देखते और सुनते हैं ना, वो हमें कहते हैं जी ब्रूम होल्डर के ऊपर लॉन्च कर दो इसको, ब्रूम होल्डर तक तुमने जाना है। असल में ब्रूम ये जो आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया ना कि रूट कीवर्ड, वो जो रूट कीवर्ड होता है ना, वो आपकी स्केलिंग अपॉर्चुनिटी होती है जब आप इस कीवर्ड से शुरू होते हैं। जो आपके सामने खुला हुआ है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका खुला हुआ है, मॉप एंड ब्रूम होल्डर वॉल माउंट, इसकी स्केलिंग अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं? ये पहली तो स्केलिंग अपॉर्चुनिटी, टॉप पीक स्केलिंग अपॉर्चुनिटी वो है जो कि ब्रूम होल्डर जो कीवर्ड था जिसका 14,000 का सर्च वॉल्यूम था, ये इसका स्केलिंग का टॉप है। ठीक है जी। फिर अगर हम इसके अंदर से दूसरा ग्रुप निकालेंगे, जैसे अभी हमने ब्रूम ऑर्गेनाइजर निकाला था, तो वो ब्रूम ऑर्गेनाइजर जो है वो एक और रूट कीवर्ड है। उसके नीचे जो ब्रूम या मॉप ऑर्गेनाइजर जो है वो एक और कीवर्ड है, एक और रूट कीवर्ड है। उसके नीचे जो मोस्ट डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड होगा, जो मोस्ट डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड होगा आपका, वो आपका रेलेवेंट और इसी लाइन पे फॉल करेगा। वहाँ से उस ग्रुप में से आपने उसको टारगेट करना है, इस ग्रुप में से आपने इसको टारगेट करना है, ब्रूम ऑर्गेनाइजर वाले ग्रुप में से उसका जो मोस्ट रेलेवेंट इस तरह हम निकालेंगे उसको टारगेट करना है। तो ये वो 3-4 जितने भी वो रूट कीवर्ड्स के ग्रुप्स बनेंगे, उसमें जो सबसे बेहतर कीवर्ड होंगे ना, वो आपके बेसिकली सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स होंगे, इस तरह से फ़िल्टर किए हुए, जिनकी सर्च फ्रीक्वेंसी सबसे बेहतर होगी, जिनका सर्च वॉल्यूम बेहतर होगा और जिनका जो कंपेटिटर परफॉर्मेंस जिनके ऊपर सबसे बेहतर होगी। एग्जैक्टली ये इसकी तरफ आते हैं सजाद, ये बड़ी आगे चल की बातें, ये अभी इसको कहते हैं मार्फत की बातें। वो मार्फत की बातें ना, अभी ये बेसिक चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, अभी आपको मार्फत तक अभी पहुँचे नहीं हैं। जब पहुँचेंगे तो हम उस तक भी चलेंगे कि कैसे करते हैं। अच्छा, अब मेरे से ये क्वेश्चन आपके माइंड्स में आ रहा होगा कि ये बंदा जो है ये अजीबो गरीब की एक किस्म की कहानी सुना रहा है कि जी 3-4 ग्रुप अगर आपके रूट कीवर्ड हैं तो उन 3-4 के अंदर से एक एक कीवर्ड उठाओ और उनको बेस करो और उसके ऊपर रैंक कराने की कंसिडरेशन में लेके आओ अपनी लिस्ट को। तो ये क्यों कह रहा है ये बात? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि A9 इज़ अ लर्निंग मॉडल, इज़ अ लर्निंग मशीन। जब आप एक लिस्ट को रैंक करते हैं, लॉन्च करते हैं सॉरी, तो शुरू करते हैं तो उस के पास ना वो जो हनीमून पीरियड जो कहलाता है, जिसको लोग बड़ी वेटेज देते हैं, वो हनीमून पीरियड पहले तो कहलाता क्यों है? वो हनीमून पीरियड इसलिए कहलाता है कि उसके अंदर A9 के पास आपके एसएन, आपकी लिस्ट के मुतालिक कोई डाटा नहीं होता, कोई हिस्टोरिक सेल्स नहीं होती, कोई हिस्टोरिक रैंकिंग नहीं होती, कोई हिस्टोरिक कन्वर्जन डाटा नहीं होता, कोई हिस्टोरिक क्लिक थ्रू रेट नहीं होता, कोई हिस्टोरिक एड रैंक नहीं होता। तो जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल ब्लैंक होती हैं और आपको पता है कि कन्वर्जन इज़ द किंग, क्योंकि कन्वर्जन ने बेसिकली किसी भी कीवर्ड के ऊपर हो, उसने आपकी बीएसआर को इम्प्रूव करना है, उसने आपको रैंक करना है। तो आपको तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए पहले दिन से, वो होना चाहिए कन्वर्जन। और वो कन्वर्जन कैसे बेहतर, उसका कन्वर्जन का रेट कैसे बेहतर हो, उस वक्त बेहतर होगा जब आप
एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट को एग्जैक्टली टारगेट करता होगा कीवर्ड, वो जब आप उसको लेवरेज देंगे, उसको इंपॉर्टेंस देंगे और फीड करेंगे A9 को कि जी ये एग्जैक्ट मेरा प्रोडक्ट है, पहले दिन से एक ब्रॉड कीवर्ड के ऊपर नहीं, एक जो एग्जैक्ट कीवर्ड है उसके ऊपर आप जब उसको फीड करेंगे, वो 3-4 कीवर्ड जो आप इस तरह से निकालेंगे हर ग्रुप के अंदर, रूट ग्रुप के अंदर से, जब वो 4 ग्रुपों के अंदर उससे आप पॉपुलेट करेंगे अपना फ्रंट एंड और बैक एंड, तो Amazon A9 को आप एक सिग्नल भेज रहे होंगे, सिंगुलर सिग्नल। वो क्या होगा कि जी ये चीज़ मैं बेच रहा हूँ, सिर्फ ये एग्जैक्ट चीज़ जो डिस्क्राइब कर रहे हैं आप कीवर्ड्स की फॉर्म में कि ये चीज़ है, जब भी सर्च हो तो मैं इसका दावेदार हूँ, मैं यहाँ शो होना चाहता हूँ इसी जगह पे। सिर्फ ये जो सबसे रेलेवेंट, सबसे एग्जैक्ट डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड हैं इसके ऊपर, उससे क्या होगा। अब आप ये जरूर बिल्कुल सही बात होगी, 14,000 से जब जिसका सर्च वॉल्यूम था ब्रूम होल्डर, उसके मुकाबले में ये 8,000 वाला जो सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड है, इस पे ऑब्वियसली आपकी ट्रैफिक कम होगी लेकिन आपकी कन्वर्जन बेहतर होगी। आप गिव एंड टेक कर रहे होंगे ट्रैफिक को कन्वर्जन की बेस के ऊपर, और शुरू में हनीमून पीरियड में ना आपको A9 को जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल भेजना होता है ना, वो ये भेजना होता है कि मेरी कन्वर्जन हाई है। तो ये जो कीवर्ड जो हम गिव अवे कर रहे होते हैं, जो लोग दूसरे तरफ प्रचार चल रहा होता है कि जी इसके बड़ा वो ब्रॉड कीवर्ड उठा लो और उसके ऊपर बस दे मार 4.5 करते जाओ गिव अवेज, तो वो बेसिकली कन्वर्जन ही करवा रहे होते हैं आपसे, कन्वर्जन रेट फीड कर रहे होते हैं A9 को। अब आपको समझ आ रही होगी कि वो हम गिव अवे क्यों करते हैं, क्यों कुछ टारगेटेड कीवर्ड्स के वो यही काम कर रहे होते हैं जो आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हम यहाँ गिव अवे के थ्रू नहीं कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं A9 को फीड कर रहे हैं, हम उनसे भी बेहतर लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम A9 को बताते ही नहीं है कि हम ब्रूम होल्डर कोई चीज़ है, हम कहते नहीं ब्रूम होल्डर कोई चीज़ नहीं है, मेरा एग्जैक्ट कीवर्ड ये है मॉप एंड ब्रूम होल्डर वॉल माउंट, आगे कोई स्टेनलेस स्टील है तो वो, या ऑर्गेनाइजर है तो वो जो ग्रुप हमारा बन रहा है, वो जो रूट के ग्रुप बन रहे हैं कीवर्ड्स के, हम उसको बताते हैं कि ये हमारे से रेलेवेंट हैं, तो ये जहाँ हो तो हमें शो करना है आपने। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं उसको फीड करना कि जी हमारी रेलेवेंसी जो है ना, वो एग्जैक्ट रेलेवेंसी जो है वो ये जगह है जहाँ पे हमने शो होना है, हम यहीं शो होना चाहते हैं, बस दैट इज़ इट। यहाँ से यह फ्रेज डॉक में जो क्वेरी काउंट जहाँ से कैलकुलेट होना है, उसमें यही सिर्फ पॉपुलेट करो जो मेरी एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं, जो मेरे प्रोडक्ट को एग्जैक्टली डिस्क्राइब करती हैं। और क्योंकि हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स उठा के बीच में डाल रहे होते हैं, तो हम मैक्सिमम पॉपुलेट कर रहे होते हैं एग्जैक्ट उन डिस्क्रिप्टिव टर्म्स को उस फ्रेज डॉक में जो कि एग्जैक्टली हमारे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करती हैं। और क्योंकि वो ज़्यादा काउंट होता है, वर्ड काउंट उनका ज़्यादा होता है, तो हम उसकी वो जो फ्रेज डॉक की वैल्यू जो बढ़ रही होती है, वो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ रही होती हैं साथ उसको रैंक करने के लिए। ठीक है जी, ये है असल कशीद एक्सट्रैक्ट इस सारी फ़िलॉसफी का पहले कि जी हमें कीवर्ड रिसर्च में एक लॉन्ग टेल कीवर्ड को उठा के फ्रेज डॉक में जो कि एग्जैक्टली हमारे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करता हो डालना क्यों ज़रूरी है। और हम ये शुरू हुए थे, हम सफ़र हमने शुरू किया था फ्रेज डॉक से। अब हमने देखा कि फ्रेज डॉक को कौन से कीवर्ड से पॉपुलेट कराना ज़रूरी है, और वो पॉपुलेट कैसे होंगे जब आप ये आइडेंटिफाई इस तरीके से वो कर लेंगे मुख्तलिफ रूट ग्रुप्स के अंदर से, और फिर उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को अपने फ्रंट एंड और बैक एंड का हिस्सा बनाएंगे। ठीक है जी, तो वो आपको एग्जैक्टली उसी, जब आप नई लिस्ट बना रहे होते हैं तो एग्जैक्टली उसी एग्जैक्ट सर्च क्वेरी मैच के लिए, जो कस्टमर इंटेंट को मैच करने के लिए जो क्वेरीज आ रही होंगी, उसको मैच करने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी आपकी। तो ये है पहली चीज़। इसलिए कहते हैं कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज्ड होना जो है, वो उसके जो एसेंस है वो यहाँ फॉल करती है फ्रेज डॉक के अंदर। और वो आज हम सीख रहे हैं और समझ रहे हैं और सारी बात को लॉजिकली
चेन अप कर रहे हैं। रैंकिंग भी इसी से निकलती है आगे, वो भी हम चल के आगे बात करेंगे कि वो रैंकिंग कैसे आगे जाती है, वो इनसे बेस होके कैसे हमें रिजल्ट्स उसके मिलते हैं, और हमारा पीपीसी भी क्यों इतने शानदार रिजल्ट देता है जब हम ये काम कर रहे होते हैं। और ये सारा इस सारे सवालों का जवाब जो है ना, वो इस एक चीज़ के अंदर है, फ्रेज डॉग के अंदर, जिसको पॉपुलेट करना हम कीवर्ड रिसर्च के थ्रू सीख रहे हैं आज यहाँ स्क्रीन के ऊपर। तो ये इसको घोल के पी जाएं इस बात को, ये आपको कोई बंदा दुनिया का इस तरह से एक्सप्लेन नहीं करेगा जो यहाँ पे आज आपको एक्सप्लेनेशन मिल रही है। हर चीज़ की लॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या कोई काम है, वो जो आप अक्सर पढ़ते हैं, वो गोरे कहते हैं जी लॉन्ग टेल में अपनी लिस्टिंग में लॉन्ग टेल कीवर्ड डालो। आपको लोग कहते हैं जी एग्जैक्ट कीवर्ड होना चाहिए, मेन कीवर्ड्स एग्जैक्ट फाइंड आउट करो, और लिस्ट ऑप्टिमाइज होनी चाहिए, बैक एंड फ्रंट एंड दोनों ऑप्टिमाइज होने चाहिए। वो सारी जितनी भी दुनिया बातें करती हैं ना, वो सारों का जवाब इस एक लाइव सेशन के अंदर आज आपको मिल रहा है, या मिल जाएगा, या मिलने वाला है। ठीक है जी। अब हमने ये देख लिया कि हमारे उन कंपेटिटर्स को जो एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो हम बेचना चाहते हैं और सबसे ज़्यादा सेल्स कर रहे हैं और हमारे रेलेवेंट हैं, उनको उठा के उसके अंदर से एक जेनेरिक पूल ऑफ कीवर्ड्स के अंदर से हमने इंतहाई रेलेवेंट कीवर्ड्स को फ़िल्टर करना, एक बड़े पूल 23-24 हज़ार कीवर्ड्स के अंदर से हमने सीख लिया एक रूट ग्रुप का। इसी तरह से आप दूसरे रूट ग्रुप को, जैसे ब्रूम ऑर्गेनाइज़र को देख सकते हैं, या मॉप ऑर्गेनाइज़र को, या मॉप होल्डर को। इस तरह ये मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उन सारों के आप कीवर्ड्स निकाल लेंगे। वो जो आप कीवर्ड्स निकालेंगे वो टोटल मिला जुला के वो जो 10 कीवर्ड होते हैं ना, पूरे जो आपको चाहिए होते हैं, वो वही 10 कीवर्ड होते हैं। और उसके अंदर आपके वो जो बड़े सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड होते हैं उसका पार्ट होते हैं। जैसे कि ये ब्रूम होल्डर एक रूट कीवर्ड था, वो इसका पार्ट है। तो जब आप इसके ऊपर इंडेक्स करेंगे या इसको पॉपुलेट करेंगे अपने लिस्टिंग के फ्रंट या बैक एंड के अंदर, तो ब्रूम होल्डर पे आप ऑटोमेटिकली जो है वो इंडेक्स हो जाएंगे। ठीक है जी, ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसकी सिलेक्शन कैसे करनी है वो हमने सारी देख ली। हमने देख लिया कि उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। उसमें ख्याल आपने ये रखना है कि जैसे कोई भी ये कीवर्ड है यहाँ पे कि बैरी एव, ब्रूम होल्डर एंड गार्डन टूल ऑर्गेनाइजर, ये उठा के आपने बीच में नहीं डाल देना, क्योंकि ब्रांड आपको पता है कि वो आपको जलील करता है बाद में। अगर आप डाल दें तो किसी का वायलेशन आ जाती है। इस तरह अब उसमें जो नॉन रेलेवेंट हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे सेल्फ एडेसिव मॉब एंड ब्रूम होल्डर है, तो हो सकता है कि हम जो मॉडल बेच रहे हों वो नेल्स के साथ, कीलों के साथ लगता हो, तो उसमें ये सेल्फ एडेसिव आप नहीं लेंगे। तो यानी कि ये आपने अपने एग्जैक्ट प्रोडक्ट, जो आपको पता होगा कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, उसके लिहाज से आपने जो हाईएस्ट लॉन्गेस्ट टेल का कीवर्ड है और जितने भी रूट कीवर्ड हैं उनकी बेस के ऊपर जो सबसे बेहतर कीवर्ड है वो आपने निकाल लेने हैं। वो 4, 6, 8, 10 जितने भी आपको मिलें वो आप निकाल लें। इस ग्रुप को आप सेव करा लें। ये ग्रुप वो है, इन ग्रुप्स को जब आप उठा के फ्रैंकस्टाइन में लेके जाएंगे हीलियम 10 के, और इनको जब आप जाके कंसोलिडेट करेंगे तो इसके अंदर आपके हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि वो देखें वो रूट कीवर्ड इसके अंदर शामिल हैं, और आपकी जितनी लॉन्ग टेल वेरिएशंस हैं वो सारी कवर हो जाएंगी। तो उससे जो 249 सर्च टर्म्स निकलेंगी वो इंतहाई सुपर रेलेवेंट होंगी। और 249 करेक्टर्स के अंदर, सॉरी बाइट्स के अंदर जब तक आप रहेंगे तो आपका टर्म डॉक भी सॉलिड होगा, सॉलिड। ठीक है जी, तो आप ट्रैफिक पूरी कवर कर लेंगे। तो अब आज हमने ये सीख लिया, समझ लिया कि कीवर्ड्स की इम्पोर्टेंस क्या है। पहले दिन से एग्जैक्ट कीवर्ड्स को फीड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि A9 को हमने ये बताना होता है कि ये एग्जैक्ट चीज़ है ताकि वो उस पर शो करे, और जो कन्वर्जन हों वो उसके ऊपर हों, और जितना कन्वर्जन, क्योंकि वो एग्जैक्ट हमारा प्रोडक्ट हम डिस्क्राइब कर रहे होंगे तो वो एग्जैक्ट इंटेंट के साथ मैच कर रहा होगा कस्टमर की, तो कन्वर्ट होने के चांसेस बेहतर होंगे अगर आपके इमेजेस बेहतर हैं, अगर आपकी लिस्टिंग अच्छे तरीके से लिखी हुई है। तो जब कन्वर्जन रेट हाई होगा तो अमेज़ॉन खुद ब खुद आपको रैंक करना शुरू कर देगा। जब वो इस कीवर्ड के ऊपर जो हाईली डिस्क्रिप्टिव कीवर्ड है इस पे आपको रैंक, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप कन्वर्ट हो होंगे, आपके कन्वर्जन रेट सबसे बेहतर होगा, जब इस पे वो आपको कन्वर्ट करना शुरू कर देगा तो आपका ब्रूम होल्डर भी
आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद टैप होना शुरू हो जाएगा, उसका रैंक इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपका स्केलिंग कीवर्ड था, क्योंकि वो इसका पार्ट है। तो A9 को ये पता होगा कि जब आप इस कीवर्ड के ऊपर, जिसमें वो ब्रूम होल्डर ब्रॉड कीवर्ड मौजूद है, जब इसके ऊपर आप इतना अच्छा कन्वर्ट हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, वो एक मशीन है, वो ये सोचेगी कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आप ब्रूम होल्डर के ऊपर भी कन्वर्ट होंगे, क्योंकि आपका कन्वर्जन बहुत अच्छा है। अब वो आपने 14 दिन में या 21 दिन में हनीमून के जो लोग कहते हैं, उसको पहले दिन से हिस्ट्री बड़ी अच्छी बिल्ड कर दी कि आप सिर्फ शो ही उस पर हुए जहाँ पे आपको होना चाहिए था, और जब भी शो हुए आप कन्वर्ट हुए, तो अमेज़ॉन आपका लिस्टिंग क्वालिटी रैंक भी बेहतर हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका कन्वर्जन रेट बेहतर होगा, और क्योंकि आप प्राइस ग्रुप उसी में खेल रहे होंगे जहाँ पे आपके कंपेटिटर खेल रहे होंगे। उनसे अगर आप $1-8 ऊपर या $1-8 पे खेल रहे होंगे तो वो भी मैटर नहीं करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आप बड़े कीवर्ड्स के ऊपर भी A9 आपको चांस देना शुरू कर देगा, ऐसा आहिस्ता कहेगा इसको शो करके देखता हूँ। आप हालांकि काम किसी और लिस्ट के ऊपर कर रहे हो, किसी और कीवर्ड पे कर रहे होंगे, लेकिन वो आपको जूस के तौर पे मिल रहा होगा, वो A9 आपको रिवॉर्ड कर रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि आप हमेशा कन्वर्ट होते हैं, आपकी कन्वर्जन हाई है जब जब आप उस कीवर्ड के ऊपर जाते हैं, और जिसमें आपका ब्रॉड या रूट कीवर्ड उसका पार्ट है, तो आपको वो वहाँ भी लेवरेज देगा। ओल्ड लिस्टिंग का भी यही है। ओल्ड लिस्टिंग का जो सिनेरियो है वो पहले हम डिस्कस मेरे ख्याल में कर चुके हैं, वो है सेकंड हनीमून। सेकंड हनीमून ये होता है कि आज आपके पास एक लिस्टिंग है, क्लाइंट आया आपके पास, उसने कहा कि जी ये मेरी लिस्टिंग है, और ये ना रैंक हो रही है, ना ये कन्वर्ट हो रही है, ना ये पीपीसी पे कन्वर्ट होती है। आपने उसको कहा भाई गिव अवे कर लो, आप गिव अवे भी उसके ऊपर कर लें जैसे लिस्ट खड़ी हुई है, तो क्या होगा, वक्ती तौर पे आपकी BSR इम्प्रूव हो जाएगी, चीज़ें ऊपर चली जाएंगी। लेकिन क्योंकि उसकी बैक पे सेल्स हिस्ट्री नहीं होगी, तो क्या होगा, वो सस्टेन नहीं करेगी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको करना ये होता है कि जब कोई पुरानी लिस्ट इस तरह की आ जाए, तो सबसे पहला काम आप करें, उसको एक सॉफ्ट रीसेट दें, लिस्टिंग को एक सॉफ्ट रीसेट दें। और वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉफ्ट रीसेट कैसे दिया जाता है, वो यहाँ ग्रुप के ऊपर मौजूद है। आप सेकंड हनीमून लिख के सर्च करें, ग्रुप से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उसको सॉफ्ट रीसेट करें या फिर हार्ड रीसेट करें, अगर वो सॉफ्ट पे भी उसका काम नहीं होता। सॉफ्ट रीसेट करते हुए आप इस कीवर्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, उससे पॉपुलेट करें, ऑप्टिमाइज़ करें लिस्ट को, और उसके बाद पीपीसी चलाएं। और जब आप पीपीसी चलाएं तो इन्हीं एग्जैक्ट कीवर्ड्स को आप सिर्फ और सिर्फ टारगेट करें जो आपके इस तरह से फ़िल्टर आपने कराए हैं सुपर रेलेवेंट हैं, उसके अलावा किसी चीज़ पे ना कराएं। उसकी ऑटो भी बंद कर दें, उसकी बाकी सारी कैंपेन्स बंद कर दें, सिर्फ एग्जैक्ट चलाएं इन्हीं कीवर्ड्स के ऊपर। ये जो ग्रुप आपने निकाले हैं 8-8 के, 6-6 के, 10-10 के मुख्तलिफ रूट कीवर्ड्स की बेस के ऊपर, तो उसकी देखिए आप कन्वर्जन कैसे बेहतर होना शुरू होती है। और जब वो 5-7 दिन गुजर जाएंगे तो उसके बाद फिर आप अपनी ऑटो ऑन कर दें, क्योंकि आपने दोबारा री रेलेवेंस करा ली है A9 के साथ सॉफ्ट रीसेट के बाद। तो जब आप उसकी ऑटो चलाएंगे तो ऑटो बेहतरीन रिजल्ट देना शुरू कर देगी उसके। टू पेरेंट एसेंस एज वेरिएशंस। पेरेंट एसेंट तो होता ही ब्लैंक है बेसिकली, तो वो तो होता ही कुछ नहीं। वो तो पेरेंट एसेंट का तो एक्चुअल वो है कि वो उसकी चाइल्ड्स को आप एक और पेरेंट एसेंट के नीचे मर्ज कर सकते हैं। समी, कौन सा फार्मूला, ये कौन से फार्मूले की काशिफ बात हो रही है, मुझे नहीं समझ आई। ये बहरहाल ये जो इस वक्त सारा मेरे ख्याल में सिनेरियो है, जो सारी कहानी है, वो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो हम इसको ग्रुप के ऊपर फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर एक बहुत डिटेल्ड किस्म का जो कवरेज है वो आपको पता ही होगा कि हमने लॉन्च कर दिया है वर्चुअल असिस्टेंस का कोर्स। उसके अंदर हम ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में कवर हुई हुई हैं, और उसके अंदर एक कम्प्रीहेंसिव कोर्स आउटलाइन रखी है। मेरे ख्याल में सबको पता ही होगा उसका। जिन लोगों को नहीं पता और वो अटेंड कर रहे हैं सेशन, तो उनको मैं बता देता हूँ कि ईओ ने अपना वर्चुअल असिस्टेंट
का कोर्स जो है वो ईओकावा के नाम से, वो कल हमने लॉन्च कर दिया है ऑफिशियली। हो गया, वो मैंने लॉन्च नहीं किया लेकिन वो मेंबर्स ने लॉन्च कर दिया हमारे बिहाफ पे, तो अच्छा हो गया उसे। उसमें ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में कवर्ड हैं, और इन्हीं कीवर्ड्स के को यूज़ करके जो कीवर्ड रिसर्च की जाती है, फिर उसको रैंक करना थ्रू पीपीसी और थ्रू बिल्डिंग ऑडियंस बिल्डिंग लॉन्च, वो सारा हमने उसके अंदर कवर किया हुआ है। और उसमें एक ट्रेयर ट्रोव है जो बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट से मिलेगा। और ये मैं दावा नहीं करता, लेकिन ये वक्त आपको बताएगा जो लोग उसका पार्ट बनेंगे इंशाल्लाह, कि वो किसी बूट कैंप किसी भी कहानी से बहुत आगे की चीज़ होगा, बहुत आगे का। आपको लॉजिकली अमेज़ॉन समझ आएगा, जिसे कहते हैं कि जो पूरी पिक्चर, जिसको फुल पिक्चर कहते हैं हर लिहाज से, कि कोई चीज़ अगर की जाती है तो क्यों की जाती है, और नहीं की जाती तो क्यों नहीं की जाती। वो पूरा उस कोर्स का वो एक नेक्स्ट लेवल का कोर्स है। और वो $250 उसकी हमने इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी है। और जो लोग उसमें से गुजरेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा इस बात का कि ये $250 कोई औकात ही नहीं है $250 की। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्री में कोर्स बांट रहे हैं, आप समझें, यकीन करें। जो वो लोग गुजरेंगे, अभी ये अब आपको भी ये बातें लगेंगी, लेकिन जो गुजर के आएंगे उस कोर्स में से वो आपको खुद बताएंगे इंशाल्लाह। ब्रांड एनालिटिक्स का डाटा होना ज़रूरी है, उसकी वजह है वो फिर किसी वो कोर्स में कवर हुआ हुआ है, ये क्यों ज़रूरी है। हम इसके अंदर से बड़ी आगे डिडक्शंस करते हैं इस सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक के अंदर, वो क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। तो इस सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक से हम बेसिकली ये सर्टन करते हैं किस तरीके से कि परचेज़ फ्रीक्वेंसी क्या है कीवर्ड के ऊपर, मुख्तलिफ कीवर्ड्स के ऊपर। ये वो वर्चुअल असिस्टेंट का जो कोर्स है उसका पार्ट है। तो हम कीवर्ड की परचेज़ फ्रीक्वेंसी भी निकालते हैं। तो वो एक साइंस है, वो साइंस फिर जब कोर्स आएगा तो उसमें लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो जब आप उस कोर्स का पार्ट बनते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें बड़ी डिटेल में समझाई जाएंगी कि हर एक एंगल से कि मुख्तलिफ़ चीज़ों की मुख्तलिफ वैल्यूज़ क्या हैं, वो सारी हम उससे इंशाल्लाह उसमें कवर करेंगे। वो हमने 10 वीक का कोर्स रखा है वैसे तो, लेकिन वो मुझे ये लगता है कि पहला बैच जो होगा वो हो सकता है हमारा इससे भी आगे चला जाए। उसकी वजूहत हैं कुछ, उसकी वजूहत ये हैं कि पहले लोगों को मैं ये चाहता हूँ कि कम लोग हम उसके अंदर इनरोल रख रहे हैं। वो इसलिए चाहता हूँ कि हम एक तो ईओ की जो अपनी नीड्स हैं, हमने उसको रखा है कि पोस्ट एम्प्लॉयमेंट हम उसके साथ लोगों को दें, यानी कि वो बेचारे जो ढूंढते रहते हैं उन्हें क्लाइंट्स नहीं मिलते जब वो कोर्स कर लेते हैं, तो जो लोग उसमें इनरोल होंगे हम उनको साथ क्लाइंट देंगे जो कि बेसिकली ईओ के साथ इन कांटेक्ट आते हैं और ईओ से मांगते हैं कि जी हमें सर्विसेज दे दें। तो हम वो क्लाइंट्स जो हैं वो डायरेक्टली वो जो स्टूडेंट्स होंगे उनको दे देंगे, कुछ को उनका ग्रुप बना देंगे ईओ के साथ, क्लाइंट का भी, और हमारे जो ईओ सर्टिफाइड वो होंगे वर्चुअल असिस्टेंट्स होंगे, और वही चलाएंगे उस अकाउंट को, ईओ उसको गवर्न करेगा। तो और जो भी उसके चार्जेस होंगे वो डायरेक्टली वीए को मिलेंगे। तो आप पहले दिन से आप ये समझें कि आप जिस दिन कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपके पास क्लाइंट भी होगा और आप उसको पहले दिन से आप एम्प्लॉयड होंगे। और उसमें और बहुत अच्छे फैक्टर्स हमने रखे हैं। हम किसी को वर्चुअल असिस्टेंस का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ईओ का सर्टिफिकेट। ये मैं एक्सप्लेन करता चलूँ, मेरे ख्याल में ये अच्छा मौका है। वो इसलिए नहीं देंगे उस वक्त तक जब तक कि वो सारे मॉड्यूल्स को ईओ के लेवल के ऊपर अचीव नहीं कर लेता, कंप्लीट नहीं कर लेता, उसके क्विज़ेस पास नहीं कर लेता ऑनलाइन, और उसकी केस स्टडीज़ जो उसको मिलेंगी वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर लेता, तो अगला मॉड्यूल भी अनलॉक नहीं होगा। ईओ वर्चुअल असिस्टेंस में जो मॉड्यूल्स हैं वो कोई 12-13 मॉड्यूल्स हैं। उसमें अगर आप पहला मॉड्यूल आपको पढ़ा दिया गया है तो आपको क्विज़ देना होगा ऑनलाइन। वो ऑनलाइन क्विज़ में से जब आप क्लियर हो जाएंगे तो उससे रिलेटेड आपको रियल सेलिंग वर्ड की केस स्टडी दी जाएगी। आप उस केस स्टडी को भी अगर पास कर लेते हैं तो आपका अगला मॉड्यूल अनलॉक होगा। और वो इसलिए होगा ये सारा प्रोसेस कि जी वरना लोग क्या करते हैं कि अब जैसे बाकी कोर्सेज़ के साथ होता है कि उनको पूरी एक्सेस मिलती है
वो पहले दिन जाते हैं, 3 घंटे में बैठ के कोर्स को 3 दिन में कोर्स पढ़ लेते हैं, मतलब देख लेते हैं वीडियोस, और उसके बाद 3 दिन के अंदर 72 घंटे के अंदर एक इंसानी जहन कितना इन्फॉर्मेशन को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता है, उसकी लिमिट होती है। तो वो जाते हैं 3 दिन के बाद कहते हैं ओ जी मैंने देखे, मैं तो फलाना भी मैंने कर लिया, मैंने वो कोर्स भी कर लिया, मैंने वो कोर्स भी देख लिया, और मैं अब चैंपियन हो गया हूँ, लाओ मुझे नौकरी दे दो, लाओ मुझे मुझे घोड़ा बना लो, मुझे खोता बना लो, मुझे यूनिकॉर्न बना लो। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई यूनिकॉर्न नहीं बनेगा, कोई घोड़ा खोता नहीं बनेगा। यहाँ सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स बनेंगे, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट्स बनने का हक होता है, और उनको पहले दिन से ईओ क्लाइंट देगा, और ख़ुद ईओ उसको सुपरवाइज़ करेगा, और वो क्लाइंट्स को इस तरह से राज़ी रखा जाएगा कि ईओ उसकी बैक के ऊपर खड़ा होगा फुल टाइम, और वो बैक पे उस वक्त खड़ा हो सकता है ईओ जब ईओ ने हर बंदे को अपने हाथ से हर लेवल के ऊपर टेस्ट किया होगा, और उसको सर्टिफाई किया होगा कि ये इस काबिल हो गया बंदा कि ये किसी क्लाइंट को हैंडल कर सकता है। जब तक उस लेवल को वो अचीव नहीं करेगा, ईओ सर्टिफाई नहीं करेगा। आपने $250 भले भरे हैं या नहीं भरे, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा जब तक आप 100% मॉड्यूल्स पासिंग क्राइटेरिया के, ईओ सेट प्री सेट क्राइटेरिया के मुताबिक पास नहीं कर लेंगे। और वो मॉड्यूल्स 1 बाय 1 अनलॉक होंगे ताकि लोग जो है वो पूरे हर मॉड्यूल में से सर्टिफाई होके गुजरें ईओ के लेवल के, उसके पैरामीटर्स, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक, ताकि हम उनकी गारंटी दे सकें अपने क्लाइंट्स को भी, और जो उनको क्लाइंट्स हम उनको दे रहे होंगे फर्स्ट डे से वो भी। वरना हमें ऐसा कोर्स लाने का मार्केट में कोई फ़ायदा नहीं जहाँ पे पहले सैकड़ों कोर्स मौजूद हैं और उनकी आउटपुट निल है। वो पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है चीज़ों का। हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम एक सर्विसेज फर्म है, हमने अपने क्लाइंट्स के साथ एक ऑनेस्ट वे में उनको सर्विसेज डिलीवर करनी है, और हमने एट द सेम टाइम जिन लोगों से पैसा वसूल किया उनको ट्रेन करने का, उसको हमने हलाल करना है, उनको प्रॉपर वे में उनको ट्रेन करना है हमने। और हम जब तक उसको गारंटीड नहीं समझेंगे कि ये बंदा इस काबिल नहीं हो गया कि ये ट्रेन का हो चुका है पूरी तरह और क्लाइंट को इंडिपेंडेंटली हैंडल कर सकता है, हम उनको सर्टिफिकेट अवार्ड नहीं करेंगे। और जब सर्टिफिकेट अवार्ड नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्लाइंट नहीं मिलेगा। तो ये है, ये कोर्स का मैंने पूरी आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। वो बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का कोर्स होगा। अगर लोग ये समझ रहे हैं कि बस $250 हमने भर दिया और ईओ हमने ख़रीद लिया ईओ को, कि ईओ जो है वो हमें सर्टिफिकेट देने पे उसकी ऑब्लिगेशन हो गई है, तो ये अपने माइंड में बिठा लें। जिन लोगों ने अब तक अप्लाई कर दिया है, 100-150 लोग हैं कोई जिनकी एप्लीकेशन आ गई हैं, ये दोबारा असेस कर लें अपनी ज़ातों को कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ईओ का जब तक आप पूरा हार्ड वर्क करके 1 बाय 1 बीच में से गुजरते नहीं है, एक एक मॉड्यूल के अंदर से क्विज़ और केस स्टडीज़ के थ्रू आपको सर्टिफिकेट नहीं अवार्ड होगा। और एक चीज़ और मैं जिसको पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो जो कि बहुत ज़रूरी है, वो अपने जहनों में बिठा लें काइंडली अभी से, कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि 2 महीने से कम पीरियड से ईओ ग्रुप का हिस्सा है, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। हम 4 महीने से ग्रुप बनाया हुआ हमने, हम 2 महीने का टाइम कम से कम आपका ग्रुप के अंदर होना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर आपको हमारी फ़िलॉसफी नहीं पता तो आपको हमारा कोर्स भी समझ नहीं आएगा। तो आपको पूरी तरह से हमारी फ़िलॉसफी उस वक्त पता होती है जब आप टाइम स्पेंड करते हैं। जी बिल्कुल, सोहेल लियाज चौधरी साहब, बिल्कुल पीएमए मिलिट्री एकेडमी टाइप का होगा। हमने ज़िम्मेदारी लेनी है, हमने क्लाइंट्स के, आपको अंदाज़ा नहीं है कि क्लाइंट सिर्फ जो है उसके पैसे नहीं दाव पे लगे हुए होते, हमारी रेप्यूट दाव पे लगी हुई होती है। जब हम किसी को रेफ़र करते हैं, हम उसको ब्लाइंडली रेफ़र नहीं कर सकते, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम उस बंदे के अकाउंट को पूरी तरह से टेकअप करके उसको आखिर तक पहुंचा के आएँ। और हम
ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जब हम एक बंदे को जब वो कर ले, पूरी तरह से कर लो, तो उसको उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलनी चाहिए। वो एम्प्लॉयमेंट देने की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। हमारे पास लोग आते हैं, हमें कहते हैं जी कि हमने ईओ के साथ काम करना है, तो जब वो सर्टिफाइड बंदा हमारे साथ होगा और जिसको हमने उसी लेवल पे ट्रेन किया होगा, जिसको हम अपनी ईओ का भी पार्ट बना सकते हैं, तो हम बिला झिझक उसको क्लाइंट पास कर सकते हैं। और जब हमें ये पता होगा तो हम आराम से उसको बगैर किसी झिझक के पास करेंगे, और उसको पहले दिन से उसको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, वो धक्के नहीं खाएगा मार्केट में जाके कि जी मुझे अपवर्क पे नौकरी नहीं मिल रही, मैं किचन के मुझे मसले पड़े हुए हैं, मैंने लोगों से पैसे मांग के आपके कोर्स के पैसे दिए थे और अब मुझे 4 महीने हो गए हैं, मुझे क्लाइंट नहीं मिला, मुझे तरीका बताएं क्लाइंट कैसे लेना है। तो क्लाइंट आपको ईओ देगा, उससे उस क्लाइंट के आपको कई फ़ायदे होंगे। उससे सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा, आपका पहला रेफरेंस बनेगा। आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन हर चीज़ अपने पास मेंटेन करेंगे, जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक आप उसको स्केल करके लेके जाएंगे। और वो जब रेफरेंस बन जाएगा तो जाएं और उसको अपवर्क के ऊपर डालें और लोगों को दिखाएं कि ये मेरा क्लाइंट है, ये मेरा रेफरेंस है, ये मेरी में काबिलियत है, मैंने यहाँ से इसको यहाँ पहुँचाया है। ना आपको किसी किसी की मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि जी मुझे इंटर्नशिप दे दो, मैं हैंड्स ऑन करा दो, मुझे फलाना करा दो, ना कोई और काम हो। क्योंकि आप पहले दिन से, जब से आप सर्टिफाई होकर निकलेंगे, उसी दिन से आपके पास क्लाइंट होगा, आप उसको डील करेंगे सुपरविजन के अंडर, डायरेक्टर अंडर ईओ के, और रिजल्ट्स ऑब्वियसली इंशाल्लाह आएंगे। तो वो रिजल्ट्स आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी बनेंगे, वो आपका सोशल प्रूफ बनेंगे। आपका क्लाइंट आपसे खुश होगा तो वो आपको सोशली जो है आपको प्रूफ देगा, और वही आप अपवर्क पे ले जाएं, वही फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे ले जाएं और उसका डायरेक्ट रेफरेंस कोट करें, क्लाइंट को अच्छे तरीके से हैंडल करें, एथिकली हैंडल करें, उसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाएं और उसके नंबर्स दे दें, उसके ईमेल एड्रेस दे दें, उसे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दें अपने पोटेंशियल नए फ्यूचर क्लाइंट्स को, और इंडिपेंडेंटली ग्रो करें वहाँ से। हम हम ये दरमियान में नहीं छोड़ेंगे। किसी बंदे को जिनको हम ऑन बोर्ड लेंगे उन सारों को इंशाल्लाह आखिर तक छोड़ के आएंगे। वो 20 हों, 22 हों, 21 हों, 18 हों, जितने भी हों, हम वहाँ तक उनको आखिर तक छोड़ के आएंगे। एक्सेप्ट और क्या पूछना चाह रहे हैं तहामी, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। क्राइटेरिया जो अगर आपकी प्रोडक्ट को सही तरह से डिस्क्राइब कर रहा है कीवर्ड, तो उसको रिजेक्ट करने का मकसद ही कोई नहीं है। जब वो कर रहा है तो उसको रिजेक्ट किस बात पे करेंगे? सिर्फ ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए उसके अंदर, कोई रिजेक्शन नहीं है उसमें। अच्छा, इसमें एक चीज़ में जिक्र करना जी, पोर्टफोलियो भी ऑब्वियसली बनेगा आपका, बिल्कुल बनेगा। पोर्टफोलियो इज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको जब तक आप पोर्टफोलियो नहीं बनाएंगे सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जी, मैं कोर्स का हिस्सा हूँ, मैं ट्रेनर्स का हिस्सा हूँ, कुछ भी नहीं। कोई कंपीटिंग प्रोडक्ट्स इसमें होते ही बड़े कम है। आप देखें यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने इस वक्त भी खुला हुआ है ताहमी, 200, 250, 400 लोग होते हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर। बेहतरीन तो इसको रैंक करना बहुत आसान होता है। नहीं बाबर, हम 2 महीने से कम नहीं करेंगे कि सूरत भी ये क्राइटेरिया, सॉरी। जो जो पहले अप्लाई कर चुके हैं वो कोर्स को काइंडली दोबारा अप्लाई कर दें, ये पोर्टल के ऊपर। ये मैं दोहरा देता हूँ एक बार, मैं पोस्ट भी अभी बना के डाल दूंगा। उसकी वजह ये हमने कुछ उसके अंदर चीज़ें चेंज की हैं, कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा कलेक्ट कर रहे हैं। तो कल फैसल ने भी इस बात को अपनी पोस्ट में हाईलाइट किया था। तो आप काइंडली, पहले हमारा ये था कि हम उसको दोबारा रीअप्लाई नहीं कराएंगे, लेकिन काइंडली दोबारा रीअप्लाई कराएं, और वो पोर्टल के थ्रू जिन लोगों की एप्लीकेशन आएंगी सिर्फ वही प्रोसेस होंगी। सजाद, पोर्टल का लिंक यहाँ पे मौजूद है ग्रुप के ऊपर, और जाके देखें उसको और उसको क्लिक करें, अपना लॉगिन बनाएं उसमें और जाके अप्लाई करें फॉर्म को। जी फ़िलहाल ऑनलाइन ही होंगी क्लासेस, लेकिन वो हमारी ऑनलाइन क्लासेस वो नहीं होंगी। अगर आपने देखा हो तो पोर्टल अगर आप देखें
तो अगर आप पोर्टल पे जाएंगे तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस लाइव एंड रिकॉर्डेड, लोकेशन इंडिपेंडेंट वर्चुअल सेलर सेंट्रल सिमुलेटर और क्विजेज और रियल लाइफ स्टडीज़ के रियल लाइफ केस स्टडीज़। तो ये आपको जो चीज़ें हैं ये अपने माइंड में रखनी है कि उसमें सिमुलेटर भी होगा वर्चुअल सेलर सेंट्रल का हैंड्स ऑन के लिए, और इसके अलावा भी हम देंगे हैंड्स ऑन का एक्चुअल क्लाइंट्स के ऊपर भी मौका देंगे, इंशाल्लाह सबको देंगे। इसीलिए हमने इसके अंदर एक नॉन डिस्क्लोजर का भी रखा है कि नॉन डिस्क्लोजर का एग्रीमेंट भी है। वो इसलिए रखा गया है कि लाइव, क्योंकि क्लाइंट के प्रोडक्ट्स आपके साथ शेयर होंगे तो आपको केयरफुल होना चाहिए उसके बारे में। लॉन्च स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं। जुनेद पीपीसी पे लॉन्च कर रहे हो तो भी ये पॉसिबल है, गिव अवे पे कर रहे हो तो भी पॉसिबल है, ऑडियंस पे कर रहे हो तब भी पॉसिबल है। कोई बंदा आप रेफ़र नहीं कर सकते, किसी भी बंदे को आप रेफ़र नहीं कर सकते। 2 महीने गुजारना ज़रूरी हैं। अगर आप कोई 2 पार्टनर्स हैं तो एक बंदा ले ले एडमिशन, वो भी काफ़ी है। कोई बंदा जी रेफरेंस के जिसको आज आप रेफ़र करेंगे और वो ग्रुप का पार्ट नहीं होगा 2 महीने से, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। मैं एडवांस बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है जी, मेरे ख्याल में लोगों को काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी इन चीज़ों के ऊपर कि दोनों कोर्स के ऊपर भी और कीवर्ड्स के ऊपर भी। अगर आपको नहीं आई तो फिर वीए का पार्ट बने और उसके अंदर हम फिर आपको अपने अपने हाथों से करवाएंगे चीज़ें, आपके अपने हाथ से। जी, प्रीवियसली अप्लाइड पीपल को रीअप्लाई करना पड़ेगा पोर्टल के थ्रू। जलीस एक प्राइमरी क्राइटेरिया यही है, उसके बाद फिर आगे देखेंगे हमने सेकेंडरी क्राइटेरियाज क्या कैसे डिलीवर करें। इंटरव्यू में असल में शॉर्ट लिस्टिंग होगी सारी की सारी, 1-to-1 इंटरव्यूज़ होंगे आपके। जो लोग शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके 1-to-1 होंगे और उसी के थ्रू फिर हम आगे चलेंगे। नहीं जी सॉरी, कोई कंसेशन नहीं मंसूर है, आई एम सॉरी, लेकिन हमें क्राइटेरिया को सख्त रखना है पहले दिन से और हम सख्त क्राइटेरिया पे ही काम करेंगे। ज़मान कौन से पॉइंट्स अगर आप मुझे बता दें तो मैं भी कवर कर देता हूँ जो आपके जहन में। अप्लाई करें, साथ देखेंगे, फिर जब क्राइटेरिया आप पूरे आएंगे ज़रूर देंगे। मुल्तान ऑफिस है बेसिकली ईओ का, तो मुल्तान में तो आप हर वक्त आ सकते हैं। हम वैसे कोशिश कर रहे हैं कि आपको लाहौर, कराची और इस्लामाबाद तीनों जगह पे ऑफिस भी मिलें। ज़िशान, मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ कि जो सेलर्स हैं और वो ज़रा इससे भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में सीखना चाहते हैं चीज़ों को अपने बिज़नेस के लिए, तो हम एक सेलर्स का भी प्रोग्राम सोच रहे हैं। उसके ऊपर अभी हमने फाइनलाइज़ नहीं किया। हम पहले ये बैच गुजारेंगे, इसके अंदर से हम लोगों को अच्छी तरह से ट्रेन करेंगे। उसकी जो लर्निंग होगी वो लर्निंग लेके आके फिर सेलर्स को भी देखते हैं। और मैं ये बहुत समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि सेलर्स का भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सेलर्स जो अपने इस वक्त निच में मौजूद हैं और सेलिंग कर रहे हैं, उनको बड़े मसले मसाइल का सामना है और हर चीज़ जो है वो उनको क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ों के अराउंड। तो यस ज़िशान, इसके ऊपर हम सोच रहे हैं कि एक सेलर्स का
हम एक प्रोग्राम बनाएं। अब ये जो अभी वीए का जो प्रोग्राम हमने रखा है, इसके हमने ये किया है कि हम इसमें 20 लोग होंगे तो हम 4-4 लोगों के 5 ग्रुप्स बना देंगे, ताकि कोई बंदा पीछे भी ना रहे। तो वो एक दूसरे को लेके आगे चलेंगे। वो जब तक किसी बंदे को समझ नहीं आएगी तो दूसरे उसकी हेल्प करेंगे। तो हम एक दूसरे पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी डालेंगे, और ईओ पे भी डालेंगे, और आप पे भी डालेंगे, यानी कि सब लोग हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसमें फुल अकाउंटेबिलिटी का एक स्ट्रक्चर होगा। बिल्कुल करें, वो खुद ब खुद हो जाते हैं ताहमी, उसका कोई मसला नहीं है। मुल्तान में 2 ऑफिसेज हैं ईओ के, और दोनों का मैं एड्रेस अभी यहाँ पे पोस्ट करा देता हूँ वेबसाइट के ऊपर। फ्यूचर इंडक्शंस फॉर वीए ट्रेनिंग मंसूर, पहला बैच हम कंप्लीट कर लें मेरे ख्याल में, स्मॉल एंड बेबी स्टेप्स, वन एट अ टाइम। अभी हमने किसी सेकंड बैच का कोई डिसाइड नहीं किया, और क्योंकि ये हमारा बिज़नेस नहीं है, हम बेसिकली इसको एक बैच को पूरी तरह रिस्पॉन्सिबली पूरा करेंगे, और हम दूसरे बारे में सोच नहीं रहे। पैसा कमाना हमारा यहाँ से मकसद नहीं है। अभी भी ऑफिस बंद है शाम, लेकिन हम 14 अगस्त के बाद खोलेंगे इंशाल्लाह ऑफिस को, कोशिश ये करें। जी बिल्कुल, अगर आप अब वीए नहीं करना चाहते और अपना लॉन्च करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं एडमिशन, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। कोई ये पाबंदी नहीं है कि आपने ज़रूर क्लाइंट लेना है ईओ से। जी बिल्कुल, अबू धाबी से भी लिया है। ये पोर्टल जो है, ये पोर्टल के लॉगिन के थ्रू आप कहीं से भी कर सकेंगे इसको। ठीक है जी। तो जमान से मैंने कोई वो पॉइंट पूछे थे, जमान ने जवाब ही नहीं दिया। जमान, कौन से पॉइंट आप कह रहे थे कि रह गए? अलीम, अभी पहले बैच में हम 1% ऑफ द टोटल ग्रुप वॉल्यूम जो भी होगा, स्ट्रेंथ होगी, वो लेंगे। बेसिक नॉलेज, अहमद बिलाल अमान साहब, बेसिक नॉलेज ये तो जो अभी तक ग्रुप के ऊपर है, नहीं तो 10% भी नहीं है नॉलेज जो वीए में आ रहा है, जो वीए के कोर्स का हिस्सा है। सलमान, हम देखेंगे अभी ये कोर्स, पहले देखें मैंने अभी एक्सप्लेन किया, बेबी स्टेप्स एट अ टाइम। हमारा ऑब्जेक्टिव कोई कोर्सेज बेचना नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे सेलर्स मेरे पास आते हैं, और वो अनफॉर्चुनेटली मैं अब आपको बता नहीं सकता कि बहुत सारे सेलर्स हैं, आप में अभी यहाँ लाइव भी देख रहे होंगे, वो मेरे पास आते हैं और आके ये बात करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ गया, ये प्रॉब्लम आ गया। उन सेलर्स की बेसिकली वो जिन भी कोर्सेज से पास होकर सेलिंग भी कर रहे हैं, तो उनमें अभी भी डेफिशिएंसीज हैं, और वो अभी भी बेचारे मजबूर हैं। तो हम सोच रहे हैं कि उनकी हेल्प करने का कोई प्रॉपर चैनल डेवलप करें। तो वो देखें कोर्स की फॉर्म में हो या कोई हेल्पलाइन या हेल्प डेस्क की फॉर्म में हो, अभी हम उसके ऊपर थिंकिंग कर रहे हैं। ज़मान, वो रैंकिंग फैक्टर्स हम फिर किसी वक्त, और बाकी जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं ना, वो फिर किसी वक्त और डिस्कस करेंगे। कि ये तो हम आज क्योंकि हम कीवर्ड से रिलेटेड बात कर रहे थे, तो हमने ये कीवर्ड से रिलेटेड रैंकिंग फैक्टर्स जो है ना, वो हमने डिस्कस किए हैं। बिल्कुल आप कर सकते हैं सलमान, आपको वो हम इतना बड़ा उसका करिकुलम है कि वो आप खुद भी लॉन्च कर सकते हैं इंशाल्लाह। और आप क्योंकि जब क्लाइंट को लॉन्च करके दे सकते हैं, तो आप खुद क्यों नहीं लॉन्च कर सकते? जब लोगों को आप करके दे सकते हैं, और आपको पूरी तरह से तैयार करके हम भेज रहे हैं मार्केट में, तो आप ना करें, बिल्कुल लॉन्च कर सकते हैं। आप क्यों नहीं कर सकते? तो अभी हम ये सेलर्स के हवाले से हम सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो है ना डेली की वो सैकड़ों क्वेरीज आती हैं सेलर्स की, जिनको बड़े बेसिक बेसिक के उनके मसले मसाइल होते हैं, या उनको वो तो पूरी तरह बेचारे उन्होंने अभी चीज़ें नहीं वो की, कवर नहीं हो सकी उनसे, वो बस सेलिंग में चले गए। और अब उनको जब डे टू डे टास्क के अंदर प्रॉब्लम आती है, तो वो फिर हमारे पास आते हैं। मेरे पास अक्सर लोगों की कॉल आती है या मैसेजेस आते हैं,
तो उनकी यही प्रॉब्लम्स होते हैं कि जो कि ना बेसिकली अगर अच्छा कोर्स होता कोई, या प्रॉपरली उन्हें ट्रेन किया गया होता सेल शुरू करने से, सेलिंग करने से पहले, तो वो उनके लिए बड़ा ज़िंदगी आसान होती। तो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि सेलर्स के लिए भी कोई हेल्प डेस्क या कुछ तरह का काम करें। होल सेल भी होगी इसमें अलीम, बिल्कुल होल सेल भी कवर करेगी ये। उज़ैफ़ा इसके ऊपर ना कुछ सेशन रखेंगे फिर, ये जो आइडेंटिफिकेशन की जो चीज़ें हैं ना, ये बेसिक्स हैं बेसिकली, इसके ऊपर ये असल में ना बेसिक्स के ऊपर, बेसिक्स तो आपको हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन मैं कर कर दूंगा इसके ऊपर भी सेशन को, बेसिक्स के ऊपर भी जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए कर लेंगे कोई सेशन, कोई उसमें फिर आप सवाल इकट्ठे कर लें और उसी से एक सेशन में हम जनरल सेशन कर लेंगे। तो ये आइडेंटिफिकेशन और ये फ्लैट फाइल्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, चलें जी मोहतरम साहिबान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और कोई क्वेश्चंस आपके आज के सेशन से रिलेटेड मौजूद हैं तो ज़रूर पूछें।